का नाम फिर गुरु चांडाल योग क्यों है? मतलब नाम से तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि कुछ नेगेटिव ही होगा। चांडाल मतलब जिसके पास अपार बुद्धि है, अपार क्षमताएं, वाक सिद्धि है। बृहस्पति की ये सिचुएशन, गुरु जो ठहराव के कारक हैं, अनस्टेबल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रकृति में भी ये बहुत बड़ा उफान लेके आएंगे। हमारी जो सरकार है वो अस्थिर होगी। ये जो अभी आने वाले 6 से 8 माह है, ये हमारी भारतीय सरकार को भी परेशान करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी। ये सिंहासन है मोदी जी का, तो मतलब सिंहासन डोलेगा। 2 पार्टियों का जो समर्थन उन्हें दिया गया है, हाँ। कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग उस समय शुरू होगी। स्टॉक मार्केट में भी बड़े क्रैशेस के योग बने हुए हैं उस समय। मोहन भागवत जी ने ये कहा कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए और मोदी जी इसी सितंबर में 75 के होने वाले हैं। ये जो योग शुरू होंगे, ये सत्ता से नीचे उतरने के योग शुरू होंगे। या तो आप स्वयं रेजिग्नेशन देंगे, या जनता आपके कहीं ना कहीं एंटी हो जाएगी, या तो सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन, राजा का बदलाव होता है। बीजेपी का सेल है, तो इनके लिए एक मैसेज भी है कि ये समय आपके लिए सही नहीं है। जैसे गुरु भाग रहे हैं अपनी स्पीड से ज्यादा, वैसे ही शेयर मार्केट भी भागे और अगले 7 साल तक भागे। ये होने वाला है या कुछ और है आपकी प्रेडिक्शन? स्विंग ट्रेडिंग पर ज्यादा ध्यान दें, एफएनओ एंड इंट्राडे से बाहर आ जाएं। तो ये समय उन्हीं लोगों के लिए सही है जिन्हें समझ है, शांति से चल रहे हैं, अतिचारी गुरु की जो स्थिति है उससे बचे हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लें? हमारी फौज, हमारी सरकार, हमारी सेना ये तैयारी ऑलरेडी कर रही है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप भी वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर मंगल डिफेंस में पूरी दुनिया में डंका बजाने वाला है, तो मंगल देश में दंगे भी करवाने वाला है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी भी चीज की बुरी है। आप जरूरत से ज्यादा खाना खाइए, जरूरत से ज्यादा व्यायाम कीजिए, जरूरत से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, इन सब के लिए मना किया गया है। तो जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कुछ भी अति करके नहीं करना चाहिए, तो अब देव गुरु बृहस्पति जो अतिचारी होने जा रहे हैं, जो उनकी सामान्य चाल है उससे अलग उनकी जब चाल होने वाली है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इसी के ऊपर इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, खास बात इसमें यह है कि ये जो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, ये बहुत छोटे मोटे समय के लिए नहीं हो रहे हैं। 2025 अभी चल रहा है। बताया यह जा रहा है कि 2025 से 2032 तक लगातार 7 साल तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहने वाले हैं। तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश पर क्या प्रभाव रहने वाला है, और अतिचारी बृहस्पति होता क्या है आखिर, बस इसी को समझने के लिए आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में वो ज्योतिषी मौजूद हैं जिन्हें पहले भी आप एसकेटी पर देख चुके हैं। बहुत प्यार आपने उन्हें दिया था। एक बार फिर से आज हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी। बहुत स्वागत है सर। शालिनी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन। एंड व्यूअर्स, आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। सो क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ था कि अतिचारी गुरु और हैं क्या। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली एस्ट्रोनॉमिकली किस तरह से देखा जाता है अतिचारी गुरु को। एंड जब भी अतिचारी गुरु की बात आती है, तो जो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, या तो ये कोई ना कोई कोहराम मचाती है, या कई बार चीज़ों को पॉजिटिवली भी लेके चली जाती है। आज भी कई लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली ये अतिचारी गुरु है क्या, और जो कि 2025 से लगातार 2032 तक चलने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमिकली अगर इसे समझा जाए, तो जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे अगले 7 वर्षों में, तो जब राशि परिवर्तन करते समय सूर्य से देवगुरु बृहस्पति या तो 2nd हाउस में होंगे, या तो सूर्य के साथ सेम राशि में स्थित होंगे, या तो सूर्य से 11th हाउस में या 12th हाउस में। जब ये स्थिति बनती है, तो उस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में होते हैं। अब ये अतिचारी से भी हमारा यह अभिप्राय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है, तो 12 वर्षों में 12 राशियों का एक पूर्ण चक्कर लगाते हैं, अर्थात कि एक राशि को पूर्ण करने के लिए उन्हें 1 वर्ष का समय लगेगा।
लेकिन जब अतिचारी स्थिति में होंगे तो मात्र 4, 5 या 6 माह के अंदर ही एक राशि को भ्रमण कर लेंगे वो। अब आप सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति हम्म, और शनि देव जी बेसिकली दे आर स्लो मूविंग प्लैनेट्स। अब एक स्लो मूविंग प्लैनेट जब अपनी एक जो तरीका है उसका उसके प्रतिकूल चलता है, अनुकूल नहीं चलता है, तो डेफिनेटली कुछ बड़े परिवर्तन का संदेश देकर जाते हैं। अब शनिदेव जी के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती है, हम्म, देवगुरु बृहस्पति के साथ ही होती है। अब अगर हम 2025 की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में भी थे, मिथुन राशि पे चले गए हैं 15 मई को, और अभी फिर से अभी जो स्थिति बनने वाली है देवगुरु बृहस्पति की, कर्क राशि में 18 अक्टूबर को फिर चले जाएंगे, फिर वक्री होंगे 11 नवंबर को, और मिथुन राशि में 5 दिसंबर को चले जाएंगे। और सोचिए 11 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये जो स्थिति बनेगी, इस समय अति वक्री स्थिति में होंगे वो। तो एक तो अतिचारी होना और अति वक्री होना, तो दोनों ही ये प्रतिकूल स्थिति है जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर जो कि ज्ञान के अधिष्ठाता कहा जाता है इन्हें। और आप सोचिए ना कि 2025 में 3 राशियों पर भ्रमण करने वाले हैं। ये कोई आसान इवेंट नहीं होने वाला है, दुनिया में बहुत बड़ी उथल पुथल मचने वाली है। अब ये भी डिपेंड करता है कि किस देश में क्या होने वाला है। अगर हम भारत की बात करें, वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, और देवगुरु बृहस्पति जब सेकंड हाउस में जा रहे हैं अभी, और सेकंड हाउस में ऑलरेडी मंगल बैठे हैं नेटल के वहाँ पर, और वहाँ पे गुलिका भी बैठी है अराउंड 5 डिग्री के आसपास, मंगल गुलिका का वहाँ पर होना, और देवगुरु बृहस्पति वृषभ लगन के लिए मार्ग स्थिति उत्पन्न करते हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं, अतिचारी हैं, मतलब भारत के लिए ये समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि अपने जो उनके तरीके हैं उनके अपोजिट चलने वाले हैं वो। जैसे अति की ही बात हो रही है अभी, जब देवगुरु बृहस्पति अगर जब अति करेंगे तो क्या करेंगे, या तो ज्ञान को ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर अगर किसी की कुंडली में अगर वो नीच प्रभाव में बैठे होंगे, अहंकार भी देंगे। आपने देखा होगा ना, अक्सर वो कहते हैं ना, अहंकार उसी को आता है जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है, या जिसके पास कई बार ज्ञान होता ही नहीं है, खोखला ज्ञान होता है, कई बार उन लोगों को भी खाली अहंकार होता है। लेकिन अक्सर ज्ञान ज़्यादा उन्हीं लोगों के पास होता है, अहंकार, जिनके पास ज्ञान ज़्यादा होता है। तो आप देखिएगा ऐसे भी कुछ घटनाएं अभी होंगी, जो ज्ञानी सज्जन पुरुष जिन्हें लोग पूछते हैं, ऐसे महात्मा पुरुष समाज में जो लोग बहुत फेमस हैं, जिन्हें लोग सादर अत्कार से मानते हैं, पूछते हैं, जिनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अचानक हम नोट करेंगे कि अहंकार उन्हें सताने लगेगा, पीड़ा देने लगेगा, उनकी पॉपुलैरिटी अचानक डाउन होना शुरू हो जाएगी। यही तो है अतिचारी गुरु की स्थिति, कि आपका ज्ञान इतना बढ़ेगा, आप इतनी पढ़ाई करेंगे, आपके जो शिक्षा है, जो ज्ञान की जो बढ़ोतरी है, 3 to 5 टाइम इतनी ज़्यादा चली जाएगी कि कहीं ना कहीं जब लोग आपकी तारीफ में उतरेंगे कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो कहीं ना कहीं अहंकार की स्थिति भी बनेगी। और अगर राहु साथ में आ जाते हैं तो डेफिनेटली राहु को तो एक्सपेंशन करना ही करना है, और राहु खुद भी पीड़ा में आएंगे। राहु को कंट्रोल कौन कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति। आई थिंक जब पिछली बार आपके साथ डिस्कशन हुआ था तो उस समय भी यही डिस्कशन हुआ था हमारा, कि अब जब गुरु के साथ राहु आएंगे तो चीज़ों का एक्सपेंशन बहुत हो जाएगा। और अगर कोई ऐसे गुरु रहे जिनका गुरु और राहु साथ में है, जो चांडाल योग कारक भी है, इसमें लोगों की अलग अलग भांतियां हैं, अलग अलग विचार हैं। कई लोगों का मानना है कि चांडाल योग बनता है तो ये अच्छा योग नहीं है। मेरा इससे अपोजिट विचार है, ऐसा नहीं है। कोई भी योग या तो बुरा नहीं होता या बहुत अच्छा नहीं होता है। चांडाल योग आपको आपके ज्ञान की सीमाओं को बढ़ा देता है, बस बशर्ते अभिमान नहीं आना चाहिए आपको। तो कहीं ना कहीं आपको अपने गुरु के ही गुणों को कंट्रोल करना है, उनके साथ चलना है, राहु का प्रभाव नहीं आने देना है आपके ऊपर। उसके लिए गुरु के गुणों को ही अपनाना है। राहु के गुणों को अपनाएंगे तो अहंकार कहीं ना कहीं आपको पीड़ित करेगा। ये इसका नाम फिर गुरु चांडाल योग क्यों है? मतलब नाम से तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि कुछ नेगेटिव ही होगा। चांडाल किसी अच्छी चीज के लिए या पॉजिटिविटी के लिए तो मेरे हिसाब से यूज नहीं हो सकता।
चांडाल का अभी अलग अलग मीनिंग है बेसिकली शालिनी। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपका ज्ञान बढ़ जाता है तो अहंकार भी बढ़ जाता है। तो जब ज्ञान बहुत ज़्यादा है तो वो चांडाल है बेसिकली। चांडाल आपने देखा होगा कई बार, कुछ ऐसे लोगों को भी कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो चांडाल है। वो क्यों कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, विशेष के बारे में, कि या तो उनकी वाणी ऐसी है कि कुछ कह देते हैं तो वो हो जाता है। हाँ। इट मीन्स कि उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, वाक सिद्धि है उन व्यक्तियों के पास। तो इसलिए कुछ लोगों को चांडाल कहा जाता है। चांडाल अच्छा। से मूवीज में अलग अलग मीनिंग है, वो थोड़ा सा हाँ। ईविल की तरफ ले जाते हैं। हाँ। लेकिन चांडाल का शास्त्रों में दो तरह से नियम लिया जाता है। जैसे कई बार होता है ना, हम स्लैंग कई बार यूज करते हैं तो उसके पॉजिटिव मीनिंग भी होते हैं। कई बार ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज भी कहा जाता है कुछ चीजों के लिए। चांडाल भी ऐसा ही शब्द है। अब जब देवगुरु बृहस्पति के साथ जब राहु साथ में आ जाते हैं तो जो गुरु का ज्ञान है उसका एक्सपेंशन, बहुत बढ़ जाना, विस्तार हो जाना, गुरु के गुणों का ही विस्तार हो जाना। क्योंकि राहु की आदत है, राहु जिस चीज के साथ, जिस प्लेनेट के साथ चला जाएगा उसका एक्सपेंशन कर देगा, बहुत बड़ा विस्तार कर देगा। और जब विस्तार करेगा तो उसे चांडाल कहा जाएगा। चांडाल मतलब जिसके पास अपार बुद्धि है, अपार क्षमताएं हैं, वाक सिद्धि है, या शरीर में सक्षम है, या व्यापार में वो इतना सक्षम है कि अगर कोई छोटा सा व्यापार, या कोई आजकल जैसे हम कहते हैं कि छोटे व्यापारी वर्ग, या जो गवर्नमेंट कहती है कि स्टार्टअप्स, एक स्टार्टअप आज आपने शुरू किया और 3-4 माह में वो वहाँ पर चला गया जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आप नोट कीजिएगा कि ऐसे लोगों की कुंडलियों में आपको राहु और गुरु साथ में मिलेंगे। और बल्कि ये जो आजकल स्थिति चली हुई है, मिथुन राशि के गुरु, और मिथुन राशि के गुरु जो कि अतिचारी स्थिति में हैं। अब हमें ये भी तो देखना है कि गुरु हैं, ज्ञान के अधिष्ठाता हैं, और आपको धन, वैभव, मान सम्मान, शिक्षा, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन अगर मिथुन में चले गए तो मिथुन मतलब आपका बुध की राशि में। बुध जिसे राजकुमार कहा जाता है प्लैनेट्स में, बहुत ही चंचल तरह की पर्सनैलिटी, क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी, और जल्दी जल्दी कार्यों को करना, उछल कूद ज़्यादा करना, चंचल बार बार हो जाना, हर चीज़ में बदलाव लेके आना, बार बार डिसीजन मेकिंग में डिसीजन चेंज होना। अब जब गुरु बुध की राशि में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल स्थिति में भी होंगे, क्योंकि गुरु का जो कार्य है वो है कि शांत, स्वरूप, और आराम आराम से कार्य करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, ये गुरु के गुण हैं। क्योंकि जब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरुओं से अभिप्राय ये भी होता है कि गुरु वही होता है जो आपको हर तरह से शिक्षा में निपुण करे, और सबसे पहले आपको ये सिखाए कि आपको किस तरह से ठहराव लेके आना है। अब जब गुरु ऐसी राशि में चले जाते हैं जहाँ पे ठहराव की बात हो ही नहीं रही है, और वो भी मिथुन राशि जो कि द्विस्वभाव राशि है, बुध वहाँ पर बैठे हुए हैं, और बुध की वो राशि है, तो डेफिनेटली गुरु वहाँ पर चंचल तरीके से बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी के मुंह में आप हाथ बांध देते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं पीछे से, तो डेफिनेटली क्या करेगा, कोई व्यक्ति छटपटाएगा, परेशान होगा, सांसें नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर उसे ऐसे लगता है कि कोई मित्र परेशानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परेशानी अगर उसे लगता है कि कहीं ये उसकी जान ना ले ले, तो डेफिनेटली वो आदमी हाथ पैर अपने मारने की कोशिश करेगा, फड़फड़ाएगा, और डेफिनेटली तूफान की तरह उठेगा भी, वो बचा तो लेगा अपने आप को। यही स्थिति चल रही है अभी शालिनी। देवगुरु बृहस्पति जो कि मिथुन राशि में बैठे हैं, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया थोड़ा सा और लगेगा आपको सुनने में, लेकिन ये सही सटीक बैठता है। अब जब बृहस्पति की ये सिचुएशन, गुरु जो ठहराव के कारक हैं, अनस्टेबल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रकृति में भी ये बहुत बड़ा उफान लेके आएंगे, बड़े बड़े उपद्रव करेंगे, सरकारें बदल देंगे देशों में, अप्रिय घटनाएं घटेंगी, दंगे फसाद, समुदाय और पंथों के बीच में महायुद्ध, कम्युनल राइट्स की बड़ी बड़ी घटनाएं, और सरकारों का अचानक देशों में बदल जाना, और दुनिया देश दराजों में किन्हीं बड़े नेताओं का असैसिनेशन। और अगर हम प्रकृति को लेकर चलें तो भयंकर भूकंपों की घटनाएं। और जब हम थोड़ा सा आगे इसको इंटरकनेक्ट करें तो भूकंपों को, जैसे हम 7 सितंबर की बात कर लेते हैं 2025 की,
चंद्र ग्रहण आने वाला है। हाँ। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्र ग्रहण लगेगा कुंभ राशि में। कूर्मा चक्र में अगर कुंभ राशि की बात करें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कूर्मा चक्र में उत्तर दिशा को प्रभावित करता है। तो ये जो अभी आने वाले 6 से 8 माह हैं, ये हमारी भारतीय सरकार को भी परेशान करेंगे, भारत में परेशानियां लाने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी सितंबर, अगस्त, अक्टूबर के आसपास। और जनवरी का जो माह शुरू होगा 3 जनवरी अगर हम डेट ले लेते हैं, 3rd of Jan 2026, तो ये जो समय होगा इसमें हमारी सेंटर की जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। और इसके कारण बनते हैं, एक तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में, और जो मैंने डेट नोट की है 11 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में अति वक्री स्थिति में होंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं इकट्ठी बता रहा हूँ आपको क्योंकि शास्त्रों के भी प्रमाण हैं, ज्योतिष की किताबों के, कि अगर कोई मेलफिक प्लैनेट जैसे शनि देव जी अगर मार्गी स्थिति में हो और बीच में वक्री स्थिति में आ जाएं और साथ में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में हो तो बारिशें बहुत कम होती हैं। इसका आप अपोजिट कर लीजिए तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी कि बारिशें कम भी होंगी, ज़्यादा भी होंगी। आप ही के साथ आई थिंक 3-4 माह पहले बात हुई थी जब मैंने कहा था कि मनाली कुल्लू तबाह हो जाएंगे, लैंडस्लाइड होंगे, बादल फटेंगे। आज 18 जुलाई 2025 है। अब देखते हैं ये पॉडकास्ट कब लोग देखेंगे। अब देखिए कैसे, लेकिन अभी तक ये घटना हो चुकी है। अभी घटना हो हिमाचल रही में तो एक दिन में 18 जगह बादल फटने की घटना हुई और बहुत बुरा हाल हिमाचल का रहा है बीते दिनों। बिल्कुल, और ये घटनाएं अभी बढ़ेंगी। अब देखिए ना, जैसे ही ये 11 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं बेनिफिक हैं और शनिदेव जी जो कि मेलिफिक हैं, दोनों ही वक्रगत होंगे। शालिनी, कैन यू इमेजिन क्या होने वाला है उस समय? ये जो समय आने वाला है 11 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में जो इवेंट्स होंगे नॉट इन इंडिया, जो कि तमिलनाडु में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। इस समय सदर्न जोन में तबाही मचेगी क्योंकि ये वो समय होता है जब वहाँ पे मानसून का समय होता है। तमिलनाडु में जो बाढ़ का प्रकोप होगा इस समय, ज़मीनों की ज़मीनें बह जाएंगी। हिमाचल उत्तराखंड की त्रासदियाँ तो लोग अभी देख ही चुके हैं जुलाई माह में। हाँ। अभी कुछ और भी होने वाली हैं, लेकिन अभी सदर्न जोन प्रभावित होगी इस पर्टिकुलर समय में। सदर्न ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय तबाही मचेगी। कर्क राशि में भी गुरु को आना है उस समय। वहाँ पे मैं दुनिया के पहले अगर एक बार ये फिर से समझना चाहूँ कि आपने कहा कि हमारी जो सरकार है यस, वो अस्थिर होगी, ऐसा जी कहा हाँ, मैं आपने? कहीं आगे चला गया था तो थोड़ा सा वापस आ जाते हैं क्योंकि हाँ। इवेंट्स बहुत सारे हैं मेरे पास बताने के लिए। अच्छा वो हाँ। आपने होल्ड कर लिया है मुझे थोड़ा सा। हाँ। अब शालिनी 7 सितंबर को ये जो इवेंट होने वाला है तो वृषभ लग्न की कुंडली निकल कर आ रही है चंद्र ग्रहण के समय में, उस समय, और 10th हाउस में चंद्रमा चले जाएंगे। 10वां घर सत्ता का भी है। हमारे भारत की जो कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली, चंद्रमा कर्क राशि के हैं, नेटल जो मून है, और उस समय लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण, चंद्रमा मकर राशि में होंगे, अष्टम होंगे अपने नेटल मून से गोचर के चंद्रमा। 8वां घर हर्डल्स, सरकार के लिए बड़ी बड़ी परेशानी है, और 10वां घर तो है ही सरकार का। और चौथा घर अगर हम ले लिए जाए 4th हाउस, तो चौथे घर से राजा का सिंहासन का विचार किया जाता है कि राजा का सिंहासन 4th हाउस से क्या कहता है। मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 8, 9, 10, 11 कुंभ राशि पड़ने वाली है वहां पर, और कुंभ राशि 4th हाउस में ये सिंहासन है मोदी जी का, तो मतलब सिंहासन डोलेगा, परेशान होगा। ये जो उस समय स्थिति होगी, ये कोई ना कोई जो 2 पार्टियों का जो समर्थन उन्हें दिया गया है, हाँ। कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग उस समय शुरू होगी। अचानक सरकार अनस्टेबल होगी। स्टॉक मार्केट में भी बड़े क्रैशेस के योग बने हुए हैं उस समय। अब सरकार जब अनस्टेबल होगी तो मार्केट भी कहीं ना कहीं क्रैश होगी। तो ये सितंबर का जो समय है, आप इसमें 15 दिन पहले ले लीजिए 7 सितंबर से, और 15 दिन बाद का समय ले लीजिए, तो ये समय बहुत ही अनस्टेबल करने वाला है सरकार को। मैं एक चीज अगर इसमें और जोड़ दूं,
अभी मोहन भागवत जी ने ये कहा कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, और मोदी जी इसी सितंबर में, उनका जन्मदिन है, 75 के होने वाले हैं। तो क्या उनकी गद्दी से उतरने का, किसी और के बैठने का ऐसा भी कोई योग दिखाई दे रहा है क्या? 3 जनवरी 2026 ये जो समय आने वाला है, अगर इस समय की अगर हम पक्ष कुंडली बनाएं, उस दिन पूर्णिमा है, सूर्य चंद्रमा आमने सामने होंगे, अष्टम घर में मैक्सिमम प्लैनेट्स उस समय चले जाएंगे, एंड मोदी जी की कुंडली में भी उस समय मंगल महादशा में बुध का अंतर चल रहा होगा, जो कि मई 2025 से लेकर मई 2026 तक चलेगा। बुध 11th हाउस में बैठे हुए हैं। मोदी जी की कुंडली में अगर शनि की अगर हम स्थिति देखें, इस समय जो ट्रांजिट के शनि हैं 5 डिग्री में पंचम घर को प्रभावित करेंगे। राहु ऑलरेडी मोदी जी की कुंडली में 5th हाउस में बैठे हुए हैं। तो वैदिक ज्योतिष में नियम भी है, जब शनि राहु इस तरह की ट्रांजिट 5th हाउस में करते हैं तो 5वां घर हमारा पद उन्नति का भी है, और पद उन्नति में जो व्यक्ति चले गए हैं उनका वहाँ से हस्तांतरण, मतलब पद से मुक्त होना। या तो आप स्वयं रेजिग्नेशन देंगे, या जनता आपके कहीं ना कहीं एंटी हो जाएगी, और या तो सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन, राजा का बदलाव होता है। और ये जो नियम बने हुए हैं ज्योतिष के, इसमें अगर ऐसे राजा की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो राजा के लिए एक सही तरीका ये होता है कि स्वयं आगे बढ़कर रेजिग्नेशन, सत्ता से निकल जाना ही बेहतर होता है, ताकि बड़े पद की तरफ भी अगर किसी को विचार करना हो राजा को, तो बड़े पद का विचार जैसे क्या हो सकता है हमारे देश में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है कि क्या आप अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो जब आप पद मुक्त होंगे तभी आप राष्ट्रपति की गद्दी की तरफ कहीं ना कहीं देख सकते हैं। हाँ। तो मैं वही व्यक्ति हूँ जिन्होंने मोदी जी की कुंडली में ये भी बताया था कि 3 बार लगातार शासन रहेगा इनका, और आज मैं वही एस्ट्रोलॉजर हूँ जो ये भी कह रहा हूँ कि 3 जनवरी 2026 के आसपास ये जो योग शुरू होंगे, ये सत्ता से नीचे उतरने के योग शुरू होंगे। तो ज्योतिष के नियमों के साथ साथ हमें चलना भी चाहिए। जब ऐसे नियम फॉलो हो रहे हैं आपके लिए, तो बेटर है कि आपका जो कोई उत्तराधिकारी है, जो आपको लगता है कि ये आपकी सत्ता संभाल सकता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश को चला सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को पद सौंप देना चाहिए। और लास्ट टाइम आपसे बात भी हुई थी, जो उत्तराधिकारी की मैंने बात की थी कि योगी आदित्यनाथ जी अगले उत्तराधिकारी दिखाई दे रहे हैं, और ये प्रेडिक्शन मैंने शालिनी जी आज से 7 वर्ष पूर्व की गई थी मेरे द्वारा कि अगले उत्तराधिकारी मोदी जी के बाद योगी जी ही होंगे, और अगर ये होंगे तो देश कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगा। बिकॉज आने वाली जो मंगल की महादशा है, जो कि अभी 3 सितंबर 2025 से शुरू होगी, ये बात अलग है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा, भारत एक तूफान की तरह उभरेगा, दुनिया डरेगी। अभी जिस तरह से नाटो चीफ ने भी भारत को धमकी दी है कि आप रशिया से संबंध तोड़िए, तेल लेना बंद कर दीजिए, वरना हम आपके ऊपर टैरिफ गेम जो चला हुआ है ये लगा देंगे। कब की बात है, अभी जुलाई 3 दिन पुरानी बात है, आज 18 जुलाई है, अगस्त निकल जाएगा, सितंबर आएगा। अब भारत देखिएगा, अब जब इस तरह की बातें ये करेंगे और भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी जाएगी, तो ये लोग डगमगाएंगे, अभी तांडव देखेंगे पूरे भारत का। भारत से दुनिया डरेगी, भारत के थॉट से, कि इतना एग्रेशन कहाँ से आ रहा है हमें, क्योंकि हमारा डिफेंस ये बोलेगा। और डिफेंस में भी हमारे कुछ ऐसे वेपन्स ऐसे बाहर निकल कर आएंगे मंगल में, राहु के पीरियड में, जब ये फरवरी मार्च 2026 की बात होगी, तो हमारे भारत में कोई ऐसा वेपन बाहर निकल कर आएगा जो पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देगा कि भारत ने ये चीज बना भी ली है, कोई सोच भी नहीं पाएगा। मुझे मालूम है कि कुछ व्यूअर्स ये भी सोच रहे होंगे कि हम आज तक अपना एक फाइटर प्लेन तेजस के बाद तो बना ही नहीं पाए हैं, जो कि आज 5th जनरेशन का प्लेन नहीं है। तो जो फाइटर प्लेन नहीं बना पाए हैं, तो ऐसा हम क्या बना देंगे जो पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देगा। और वो ऐसी चीज होगी जो अगर
पूरी दुनिया के फाइटर प्लेन अगर भारत में अटैक करने आ भी जाएंगे या बड़ी बड़ी मिसाइलें अगर डिप्लॉय कर भी दी जाएंगी भारत के अगेंस्ट, तो कुछ ऐसा शस्त्र हमारे पास होगा जो हमारी सीमाओं से 200 किलोमीटर पीछे ही उन शस्त्रों को निष्क्रिय कर देगा। शालिनी, मैं एक मिनट आपको रोक रही हूँ। मैंने प्रशांत जी अभी स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी जी का पॉडकास्ट किया था, वो एयरफोर्स में हमारी पायलट रह चुकी हैं और एग्जैक्टली उन्होंने वही बात बताई है जो आप बता रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत से पाकिस्तानियों की तरफ से ये कमेंट किया गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लें, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तो आपका राफेल गिर गया। ऐसी बहुत सी कमेंट पाकिस्तानियों की तरफ से आए, बट उनका भी यही दावा है कि हमारी फौज, हमारी सरकार, हमारी सेना ये तैयारी ऑलरेडी कर रही है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप भी वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, आप जिन स्क्वाड्रन लीडर की बात कर रहे हैं, मे बी उनको कोई इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने उसी हिसाब से बताया होगा। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं तो भारत की कुंडली के ऊपर बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभी जैसे कि HAL कंपनी है, उनको ऑर्डर भी दिए गए हैं। 83 तेजस विमान उन्होंने अभी लॉन्च करने थे। आई थिंक अप्रैल 2025 के आसपास डिलीवरी थी, डिलीवरी डिले हो गई है। मे भी कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव भी होना चाहिए कि हो सकता है कि जब तेजस लॉन्च हो तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ उसमें डिप्लॉय की गई हो जो स्तब्ध कर दे लोगों को। बट शालिनी, कुछ अलग निकल कर आएगा अदर देन फाइटर प्लेन्स। फाइटर प्लेन तो हम बना ही लेंगे, और ये जो 7 वर्ष आगे मंगल के हैं, दुनिया भारत का दमखम देखेगी। दुनिया देखेगी कि डिफेंस में कोई ऐसा भी सोच सकता है। अभी जैसे इजराइल ने लेज़र टेक्नोलॉजी को उजागर किया, भारत कुछ इससे बड़ा करने वाला है। अभी आपने देखा ना, एक UK का एक फाइटर प्लेन अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ था त्रिवेंद्रम में, जब उनका फाइटर पायलट कहता है कि ऑयल कम है, मेडे की बात करता है। बार बार जिस बातों का चेंज होना। तो हमारा जो कावेरी डिफेंस है, उन्होंने ऐसा लॉक मारा है उनके फाइटर प्लेन पे जो अभी भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो उसमें भी सोचिए कितनी सारी प्रतिक्रियाएं, कितनी सारी पॉलिटिक्स चली गई, और ये कहीं ना कहीं भारत में जांचने आए थे कि क्या कर रहे हैं। तो अब सोचिए हमारी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है कि अगर ऐसे फाइटर प्लेन अगर अटैक करने आ जाते हैं तो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी सबको लॉक कर सकती है। मैं एक बार अगर मेरे व्यूवर्स को पूरा रिकैप दे दूं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दी हैं और वो बहुत जल्दी आप करके निकल गए हैं। तो पहला तो प्रशांत जी ने आपको ये बताया कि जो सरकार है उसके ऊपर कुछ यहाँ पर दिक्कत आनी शुरू होती दिखाई दे सकती है 7 सितंबर के बाद, जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसके बाद। अब यहाँ पर उन्होंने 2 रीजन बताया है। पहला तो ये कि गवर्नमेंट जिनके सहयोग से बनी है, मोदी सरकार जिनके सहयोग से बनी है, मतलब पहले तो नीतीश कुमार हो गए और दूसरे चंद्रबाबू नायडू, उनमें कोई अलग तेवर दिखा सकता है। अब वो चंद्रबाबू नायडू होंगे या नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी है, तो वो आने वाला समय बता देगा। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जनवरी में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद त्याग करना पड़ सकता है और आगे की ओर वो बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उनकी तरफ से प्रेडिक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी प्रशांत जी ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ये भी कहा है कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो मुझे लगता है नोट डाउन आपको करके रख लेनी चाहिए, ताकि आगे आप उन्हें समझ सके, देख सके कि कैसे इतना पहले से ही इन चीजों को लेकर के प्रेडिक्ट कर दिया गया था। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जब मंगल इतनी बेहतरीन चीज़ें भारत के लिए करेगा, डिफेंस में हमें पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे ले जाएगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया में सबसे ज़्यादा रशिया ने परमाणु वेपन्स बनाए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद सेकंड नंबर US का आता है। तो कहीं ना कहीं आज भी जब वेपन्स की बात आती है तो भारत को कोई सीरियसली लेना ही नहीं चाहता। लेकिन आप देखिएगा क्या होगा जब भी वेपन्स की बात आएगी, किसी दुनिया में जब युद्ध चल रहे होंगे, जब वेपन्स कम पड़ेंगे, कहाँ से मंगवाने हैं भारत को बोल दो, भारत सप्लाई कर देगा। शालिनी, आप सोचिए, कभी सोच सकते थे हम कि 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले 2023 में क्या हम सक्षम थे वेपन सप्लाई करने के लिए? बल्कि USA के हमेशा के वो टेंट्रम की हम बैन लगा देंगे, हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे अगर आपने वेपन्स किसी को सप्लाई किए, ब्रह्मोस सप्लाई की एटसेट्रा।
खुल के सप्लाई कर रहे हैं आज की डेट में हम। हम्म। ये कौन सी बात करते हैं, किसको धमकियां देते हैं ये लोग कि रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। भारत इतना सक्षम हो गया है आज की डेट में कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान होने वाला है, भारत का नुकसान नहीं होगा इस समय। ये और अभी यूएस को सोचनी होगी ये बात। आप कुछ कह और रहे ये थे? सारा कुछ हुआ है जो सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया कि हम अब रक्षा क्षेत्र में भी मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ही हमने तब्दीली देखी। एक चीज मैं समझना चाहती हूँ यहाँ पे प्रशांत जी, क्योंकि हमने शुरुआत की अधिचारी गुरु के साथ। मुझे जब कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रही हूँ, कहीं दूसरी जगह किसी से मिलने जाना है, देर हो रही हूँ, तभी जो मेरी नॉर्मल स्पीड होती है उससे ज्यादा रेज मैं अपनी गाड़ी में देती हूँ, और उसमें खतरा भी रहता है। भाई आप 60 की जगह 80 और 100 की स्पीड में चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे ये समझाइए कि पहले तो जो नॉर्मल स्पीड है उससे कोई ग्रह भागता हुआ चला क्यों जा रहा है? एक दो दिन, एक दो महीने नहीं, 7 साल लगातार देवगुरु बृहस्पति को ऐसी कौन सी जल्दी है, किससे मिलने जाना है, कहाँ पहुंचना है, कि वो 7 साल तक बस दौड़ते ही चले जा रहे हैं, कभी इस राशि में कभी उस राशि में, वक्री हो गए, पीछे आ गए, फिर आगे चले गए। ये 7 साल तक की जल्दी, हड़बड़ी, जल्दबाजी, ये क्यों है और कैसे होती है? मतलब ये संभव भी कैसे है? जैसे मैंने शुरू में बताया था कि दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, कि जब भी वो राशि परिवर्तन करेंगे तो सूर्य उस समय उनके साथ होंगे, कुछ एक डिग्री आगे पीछे होंगे, 30 to 45 डिग्री आगे पीछे। जब ऐसा होता है तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा होता है? हमेशा होता है, ऐसा नहीं। पहले भी 2022 19 से 22 के बीच में भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में थे। 4 साल के लिए? ऐसा नहीं है कि ये स्थिति अभी कोई अचानक ही कोई नया फिनोमिना हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है। बल्कि अगर आपको देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी की स्थिति की बात करूं तो पहले भी इवेंट हुए हैं, लेकिन अच्छे नहीं हुए हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं देश में, अप्रिय घटनाएं हुई हैं। जैसे आपने कहा ना कि अगर गाड़ी चल रही है, आप भी स्पीड में चल रहे हैं, आपको जब मान लीजिए किसी मेट्रो सिटी में है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है होर्डिंग की 60 से ऊपर नहीं जाना है, तो शानली एक 180 में तो जा नहीं सकते आप। तो यहाँ पे स्पीड की भी बात हो रही है कि 3 to 4 टाइम गुरु की स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है आपकी, 2 to 3 टाइम। अब आप सोचिए अगर आप 180 स्पीड अगर एक्सीलेटर दे देंगे तो आपकी गाड़ी का मैक्सिमम कैपेसिटी 130 140 होगी, 150 चलेगी तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होंगे, आउटकम क्या होगी, बहुत भयंकर होगी। हाँ। इसी तरह से अगर हम पीछे चले जाएं, मुझे पता था शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो कुछ मैंने चीट नोट्स भी बना रखे हैं, कुछ मेरे इवेंट्स लिख रखे थे, कुछ ऐसे कि देवगुरु बृहस्पति जब जब भी मिथुन राशि में अतिचारी हुए हैं तो वो कौन सी बड़ी बड़ी अप्रिय घटनाएं हुई हैं जो हुई हैं। अगले वर्ष भी होंगे कर्क राशि में, उस समय हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की कुंडली में, क्योंकि भारत की कुंडली में 2nd हाउस मारक है देवगुरु बृहस्पति का, और वृषभ लग्न के लिए वो हमेशा मारक रहे हैं। तो सोचिए ना आप, 1965 इंडो पाक वार हुई थी, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में थे एंड शनि वक्रगत चल रहे थे उस समय। कोविड-19 आप ले लीजिए 2020-21 में, कितनी मौतें हुई थी भारत में, स्थिति सही नहीं थी। षष्ठेश भी प्रभावित कर रहा था, छठा घर रोगों का एक्सपेंशन है। 2021 में मार्च में फिर से वेव आई थी, तो ये स्थिति 2020-21 लगातार चली है। केदारनाथ की घटना आज भी लोग भूल नहीं सकते हैं, जिसमें 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में थे, वो भी मिथुन राशि में चल रहे थे। इसके साथ साथ 1971 की इंडो पाक वॉर, उस समय भी यही स्थिति बनी हुई थी। और अगर हम गवर्नमेंट की परेशानियों की बात करें, आप देखिए 2014 में सरकार बदल गई, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसी समय भी यही स्थिति बनी हुई थी। एग्जैक्टली 2001 में अटैक हुआ था हमारी संसद में, सेम स्थिति बनी थी। एंड 2002 में भी इसी तरह की अप्रिय घटना हुई थी, गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, ट्रेन में कार सेवकों को जला दिया गया था। 2017 में फाइनल वर्डिक्ट आई है उसकी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितना लंबे समय तक वो केस चला, वहाँ पर कितनी अप्रिय घटनाएं हुई, कितने लोग उन दंगों में बाद में, क्योंकि गोधरा कांड मतलब उनको दंगों में कन्वर्ट हो गया वो बाद में। सेम स्थिति चली हुई थी देवगुरु बृहस्पति की।
1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, इतने सारे कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर असैसिनेशन कर दिया गया और उसी समय बीपी सिंह की सरकार भी गिर गई। 2003-4 की बात कर लीजिए। 2001 में जब मैंने अभी बताया कि संसद पे अटैक हुआ, गोधरा कांड हुआ, तो बीजेपी की सरकार चल रही थी। कहीं ना कहीं लोगों के जो इमोशंस से हर्ट हुए, अनस्टेबल हुई सरकार बीजेपी की, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे और लोगों को यकीन भी नहीं था कि 2004 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन सत्ता में आई तो सोचिए, जब जब भी देवगुरु बृहस्पति भारत की कुंडली में मिथुन राशि में आए हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं चंचल कर दिया है, लोगों के विचारों को बदल दिया है। तो यही जो मेरी रिसर्च थी, यही मेरा बेस था कहने का कि जब ये स्थिति अभी अतिचारी स्थिति बनी हुई है, जब लूनर एक्लिप्स आएगी, चंद्रमा का चंद्र ग्रहण लगेगा 7 सितंबर 2025 को, तो लोगों के मन थोड़े से चंचल हो जाएंगे क्योंकि इसका जनता के इमोशंस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो एक अच्छे नैरेटिव्स बने हुए हैं भारत सरकार के लिए, जो मोदी जी के साथ लोग खड़े हुए हैं, कुछ ऐसा बीच में होगा कि नैरेटिव अचानक ही लोगों का बदल जाएगा। जनता अचानक ही सरकार के अगेंस्ट हो जाएगी और करते करते जब 3 जनवरी 2026 आएगा तो जनता का जो इमोशंस हैं जनता के, वो सरकार के लिए अचानक ही बदल जाएंगे। एंड इसके साथ जो सरकार को जिन दो पार्टियों ने समर्थन दिया है, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू जी नायडू द्वारा, इनको अचानक खींचने की कोशिशें आनातानी चलेगी। या तो पीछे से बहुत बड़ा आरएसएस का प्रेशर, विश्व हिंदू का प्रेशर दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री बदल दिया जाए। तो यही तो है वो अतिचारी स्थिति, जो प्रेशर है गुरु के ऊपर बना हुआ, और वो भी मिथुन राशि के ऊपर। कर्क राशि में आएंगे, फिर वक्री होंगे, शनिदेव जी भी वक्री, फिर शनिदेव जी मार्गी। आप सोचिए, जब दोनों वक्री हो रहे हैं, फिर एक मार्गी हो रहा है, एक वक्री हो रहा है, मेलफिक वक्री हो रहा है, बेनिफिक मार्गी हो रहा है, बेनिफिक वक्री हो रहा है, मेलफिक मार्गी हो रहा है। ये स्थिति चलेगी हमारी आने वाली कंडीशन जो प्लैनेट्स की 28 ये 11 मार्च तक ये स्थिति चलेगी, 2026 तक। तो 11 मार्च तक हालात सही नहीं हैं देश के। अगर आप कहें कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, अब शालिनी देखिए, आज की जो स्थिति है, मुझे मालूम है सरकारें खुल के नहीं बोलती हैं क्योंकि हमारी मीडिया टीम है छोटी सी एस्ट्रो कपूर में। तो कई बार जब मैं अपने वीडियोस भी देता हूँ या कई बार आपके साथ डिस्कशन पहले भी हुए हैं, तो कई बार होता है ना कि सरकारों के द्वारा भी सेम शब्द जो आपके और मेरे बीच में अभी नए शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं बाद में। टीम नोटिस करती है कि सेम शब्द वहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। इट मीन्स कि सरकारें हमारी बातों को सुनती है ध्यान से। तो अगर ये पॉडकास्ट कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुन रही है, उनका जो बीजेपी का सेल है, तो इनके लिए एक मैसेज भी है कि ये समय आपके लिए सही नहीं है। अगर मंगल डिफेंस में पूरी दुनिया में डंका बजाने वाला है, तो मंगल देश में दंगे भी करवाने वाला है। मंगल देश में एक बड़े धर्म और पंथों के बीच में कम्युनल राइट्स भी करवाने वाला है, सेक्स स्कैंडल भी करवाने वाला है। सप्तम घर आपका डिवोर्स, मैरिज के केसेस, डिवोर्स की घटनाओं को भी करवाने वाला है। बड़े बड़े स्कैंडल, लोगों का अचानक विदेशों में चले जाना, भारत को छोड़ देना, इन सारी घटनाओं को भी करवाने वाला है। गुड न्यूज़ में एफडीआई का भी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश भी होने वाला है। तो कुछ प्रिय घटनाएं भी होंगी, अप्रिय घटनाएं भी होंगी, सरकारें अनस्टेबल होंगी। तो ये डिस्कशन का माध्यम यही है रिसर्च करने का कि ये कैलकुलेशंस हैं, और अगर ये कैलकुलेशन सरकारें आज समझ लेती हैं तो बेटर है। अगर आपको पता है कि कुछ ऐसा बुरा होने वाला है तो इसकी तैयारी पहले कर लीजिए। देखिए, कोई भी ग्रह अच्छे बुरे नहीं होते। अगर ग्रहों के कोई बुरे परिणाम निकलने हैं तो उसके लिए सॉल्यूशंस, गाइडलाइंस होती हैं कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कुछ अहित करने आए हैं तो तैयारी कीजिए ना, आप उसके लिए सॉल्यूशंस निकालिए। क्योंकि आने वाला जो समय है, मंगल ये भी बता रहे हैं कि देश में, हमारा देश बहुसंख्यक जिसमें कि हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं, आज भी कहीं ना कहीं इंटरनली हिंदू लोगों की डिमांड है
कि जैसे कि हमारा जो साम्राज्य था पहले अंग्रेजों के शासनकाल से पहले, तो कहीं ना कहीं हमारे पास शस्त्रों को रखने की परमिशन दी जाती थी राजाओं के द्वारा। आज वो परमिशन नहीं है हमारे पास, और ये परमिशन होनी चाहिए। और ये जो मंगल है, ये कोई ना कोई ऐसे लोगों के द्वारा कोई रिट की जाएगी कोर्ट में, कोई डिसीजन भी आएंगे जिसमें जितने भी लोग हिंदू संस्कृति से सनातन से जुड़े हुए हैं उन्हें लीगली शस्त्रों को रखने की सरकार के द्वारा परमिशंस इन अगले 7 सालों में दी जाएगी। और वो समय कब आएगा, शालिनी, इसको नेक्स्ट कभी एपिसोड में फिर से कवर कर लेंगे, इसके ऊपर और अच्छे से रिसर्च कर लेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब डिसीजन दिया जाएगा। क्योंकि जब इस तरह के कोई डिस्कशन आएंगे, चर्चाएं लंबी चलेंगी। और आगे जो समय आने वाला है, मंगल है तो मंगल मतलब वेपन्स, घर घर में हथियार, चाहे वो लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से। अगर वेपन्स की बात करूं तो देखिए, आने वाले समय में लोग अपने घरों में वेपन्स तो रखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे पंथ भी हैं जिनके घरों में इलीगली वेपन्स मिलेंगे, लेकिन हिंदुओं के घर में वेपन्स नहीं मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब मंगल प्रभाव देगा, गुरु कर्क राशि में आएगा, तो चाह तो बढ़ेगी कहीं ना कहीं कि भाई हमें भी वेपन्स चाहिए। तब कहीं ना कहीं लोग कोशिशें करेंगे कि ठीक है, हम लीगल तरीके से ही लाइसेंस बना के ही वेपन्स रखेंगे, लेकिन लोग रखेंगे जरूर। और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी जनता की, सरकारों के साथ भी, कि सरकारें सहयोग करें कि हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को वेपन्स रखने की खुली परमिशन दी जाए, लीगल परमिशन दी जाए। सिर्फ इसी आधार पर कि अगर आपके नाम के साथ आगे रिलीजन में हिंदू लिखा गया है तो आप लीगली वेपन्स रखने के लिए आपको परमिशन दी जानी चाहिए। ऐसी डिमांड्स बढ़ेंगी और मंगल्स वेपन्स को लगातार बढ़ाएगा, वेपन्स का कारोबार बढ़ेगा। चाहे वो असॉल्ट राइफल्स हो, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग घरों में असॉल्ट राइफल रखें, लेकिन जितना एक प्रोटेक्शन के लिए जितना वेपन चाहिए होता है, वेपन्स की देखिएगा अभी अगले साल से, अभी अगले साल मतलब मंगल में जैसे राहु का पीरियड आएगा फरवरी 2026 में, आप देखिएगा मार्केट में कैसी कैसी न्यूज़ आएंगी। लोग खुद कहेंगे, आपके मीडिया के कर्मी कहेंगे कि बहुत डिमांड आ गई है फैक्ट्रियों में, विदेशों से स्मगलिंग, एयरपोर्ट पे अच्छे अच्छे पिस्टल्स, मोजर्स जो लोग घर में रखना चाहते हैं, लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, कस्टम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में चोरी एटसेट्रा। तो बेटर है जब ये होने वाला है प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से, तो आप खुला क्यों नहीं दे रहे हो लोगों को, दो ना आप लोगों को। पर हमने देखा है कि अमेरिका में जहां लाइसेंस इतना इजीली लोगों को मिल जाता है, वहां इन वेपन्स को कैसे मिसयूज किया जाता है। तो अगर उतना इजीली लाइसेंस इंडिया में भी मिलने लगे, मुझे लगता है ये एक अलग चर्चा का विषय है। और आप जब पूरी इस पर रिसर्च कर लेंगे कि वो एग्जैक्टली कौन सी डेट या मंथ हो सकता है, हम तब आगे इस पर जरूर बात बढ़ाएंगे। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स से कि क्या आप इसके पक्षधर हैं, तो मुझे प्लीज आप कमेंट्स में बताइए। अच्छा, ये वेपन क्या मैं ये भी मान सकती हूँ कि जैसे हिंदुओं की ये मोस्टली मांग रहती है कि हम तलवार या त्रिशूल, जो हमारे शिव जी के या हमारे जितने देवी देवता हैं उनका जो शस्त्र रहा है, उन्हें हम अपने घर में रखें, तो क्या उसकी परमिशन मिलने वाली है या सीधे मैं गन और पिस्टल की बात समझूं? ये जो आपने बात कही है कि हिंदू देवताओं का, जैसे शिवा का त्रिशूल, हाँ, या विष्णु का चक्र तो चला भी नहीं पाएंगे लोग, पॉसिबल ही नहीं है। तलवारें हाँ, एटसेट्रा, हाँ, इन वेपन्स को रखने की भी परमिशन दी जाएगी। अदर देन आपको राइफल्स, बंदूक, पिस्टल्स, इनकी भी आपको परमिशन दी जाएगी। और रही बात, आपने कहा कि अगर ऐसे वेपन्स होंगे तो जो अमेरिका में घटनाएं घटती हैं, तो ऐसे तो हमारे देश में भी घटनाएं घटना कुछ शुरू हो जाएंगी। अचानक लोग खुले में बंदूकें चलाएंगे। देखिए शालिनी, ऐसा होता नहीं है। हमारा देश कुछ अलग तरीके से है। हमारी जो जनरेशन, हमारी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जब इतनी बड़ी शस्त्र रखने की जब परमिशन दी जाती है तो उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सिखाई जाती हैं। आज आप देखिए ना, आप हमारे देश में फाइटर्स को देखिएगा, आप कभी घटनाओं को आप कभी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। विदेशों में देखिएगा आप, जो फाइटर्स हैं जो रिंग में फाइट करते हैं WWF में, या कुछ बॉक्सर्स या ब्लैक बेल्ट कुंफू के फाइटर्स, आप कभी देखना रोड्स में कई बार कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं, पब्लिक में फाइट में उतर आते हैं वो। कभी कोई आर्गुमेंट्स होते हैं तो हिट कर देते हैं किसी को। आप देखिए हमारे देश में कई सारे बॉक्सर्स हैं, रास्ते में कई बार लड़ाई झगड़ा होते हैं, बेचारे थप्पड़ मार खा के चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते। उनको पता है कि गुरु ने कसम दी है कि ये कार्य रिंग में करना है। उस बॉक्सर को पता है कि 5-6 लोगों ने इसे छेड़ दिया है, किसी ने थप्पड़ लगा दिया है,
किसी ने पंच मार दिया है, लेकिन उस बॉक्सर को पता है कि अगर वो हिट करना शुरू करेगा तो 5 पंचेस 5 लोगों के लिए काफ़ी होंगे नॉकडाउन करने के लिए। लेकिन उसे पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो अगली बार उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वो रिंग में नहीं उतर पाएगा। तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है कि ठीक है, किसी ने 2 पंच लगा दिए हैं पब्लिकली, हर्ट नहीं हुआ है, उसका मार खाने का स्टैमिना है, वो बेचारा वहाँ से चले जाएगा। ये फ़र्क है हमारे देश में एंड बाकी देशों में। हमारे यहाँ पर जब स्ट्रेंथ होती है तो शक्तियों को संभालने का तरीका भी बताया जाता है कि संयम कैसे रखना है अपनी शक्तियों के ऊपर। तो शालिनी बहुत फ़र्क है हमारे में और पूरी दुनिया में। इसलिए तो भारत की जब बात होती है तो हम सर्वगुण संपन्न हैं। हर तरह की शिक्षा का नियम, हर तरह की शिक्षा हमारे पास, और हर चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, और ये चीज़ें जनरेशन्स, फैमिलीज़, पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है। मैं क्योंकि अभी आप जब ये सारी भविष्यवाणियां कर रहे थे तो आपने बीच में एफडीआई का जिक्र किया जी। था, तो मैंने उस वक्त ही ये सोच लिया था कि क्योंकि प्रशांत जी की एक्सपर्टीज जो है वो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हैं, तो हम उनके पास पहुंचें और फिर शेयर मार्केट के बारे में ना पूछें तो ये मुझे लगता है गलत हो जाएगा। अब आप ये बताएं कि मेरे व्यूवर्स सुनना तो यही चाहते होंगे कि जैसे गुरु भाग रहे हैं अपनी स्पीड से ज्यादा, वैसे ही शेयर मार्केट भी भागे और अगले 7 साल तक भागे। ये होने वाला है या कुछ और है आपकी प्रेडिक्शन? 7 वर्षों का तो अभी नहीं बताऊंगा, वरना हाँ। आगे जो कुछ हमने बड़ी प्रेडिक्शन देनी है ट्रांजिट बेस, फिर लोग एक ना हमें बार बार ट्रोल करेंगे आने वाले टाइम में कि आपने तो ये कहा था, यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो गया। तो बेटर है कि हम उन्हीं चीज़ों का जिक्र करें जिनमें हम कॉन्फिडेंट हैं कि मार्च 2026 तक क्या हो सकता है। अभी आपके साथ पिछली बार मंत्रणा हुई थी बहुत पहले, जब मैंने कहा था कि सितंबर 2024 में मार्केट क्रैश करेगी। हुई, लोगों ने बहुत पैसा गंवाया, और मार्च में मैंने इवेंट बताए थे कि यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी। जिन लोगों ने बहुत पैसा गंवाया उनके लिए मेरे इंडिकेशंस भी थे वीडियो के माध्यम से कि बेटर है कि आप स्विंग ट्रेडिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, एफएनओ एंड इंट्राडे से बाहर आ जाएं। एफएनओ इंट्राडे उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दिया जाए जिन्हें इनमें बहुत एक्सपीरियंस है, या जो ऊपर से बैठ के ऑपरेटर गेम चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या देखिए जो एक अलग दुनिया है, जिन्हें पता है कि आज मार्केट कंट्रोल कैसे करनी है, कैसे गिरानी है, कैसे उठानी है। जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पता है मैं किन के लिए मैसेज देना चाहता हूँ। और अभी जैसे 2 जुलाई से जो अभी कॉम्बिनेशन चेंज हुए हैं, मंगल में जो बदलाव आया है, आप देखिए 2 जुलाई आज 18 जुलाई हो गई है। मार्केट धीरे धीरे रिकवर करेक्शन होना फिर शुरू हो गया है। डिफेंस के स्टॉक्स फिर नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो गए हैं। और ये मैसेज मैंने अप्रैल में ही दे दिया था कि डिफेंस के स्टॉक्स अचानक डबल हो जाएंगे। तब हमें ये नहीं पता था कि इतनी अप्रिय घटना होगी, पहलगाम जैसा कुछ ऐसा इवेंट हो जाएगा, हम अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान घुटनों पर आएगा, एंड उसके बाद मोदी जी अचानक आएंगे मीडिया में और अपने डिफेंस की पावर की बात करेंगे, एंड उसके बाद आप देखिए डिफेंस 30% और ऊपर चला गया। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने डिफेंस में ऑलमोस्ट पैसे डबल कर लिए थे, पिछले 3 महीनों में डबल कर चुके हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था मैंने कि अभी पीछे थोड़ा सा बीच में करेक्शन भी होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब ये प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता चला जाएगा अगस्त 4-5 के आसपास, फिर डिफेंस ऊपर जाना शुरू होगा। तो ये 2025 एंड मार्च 2026 तक का जो समय है, स्टॉक मार्केट जहां अब ये अटकी हुई है 26,400 पे, जहां पे सितंबर 2024 में धमाका हुआ था, जैसे जैसे 26,400 के पास आने जाने की कोशिश करेगी, फिर वापस आएगी, फिर रिवर्स होगी, फिर ये 21 का निफ्टी का टारगेट फिर अचीव करेगी। तो ये समय उन्हीं लोगों के लिए सही है जिन्हें समझ है, शांति से चल रहे हैं, जो अतिचारी गुरु की जो स्थिति है उससे बचे हुए हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखा है, गुरु के जो सही गुण हैं उन्हें अपना के रखा है, समझदारी से काम कर रहे हैं। मार्केट में हैं भी तो उन्हें पता है कि प्रॉफिट का समय आ गया है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा लालच में ना पड़ें कि कोई बात नहीं हम 4 दिन के बाद प्रॉफिट कमाएंगे। पता चला कि 4 दिन के बाद फिर 8% मार्केट करेक्ट हो गई या उनके शेयर्स करेक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे समझदार लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा इन दिनों में बनाया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका गुरु कहीं ना कहीं कुंडली में आई एम डैम श्योर मिथुन राशि का होगा, या तो उनको राहु देख रहा होगा उनकी मिथुन राशि पे, उन्होंने बहुत पैसा अपना गंवाया है,
या जिनके राहु को गुरु मिथुन राशि के देख रहे होंगे। जैसे कई बार आप राशियों के बारे में पूछते हैं तो 12 राशियों में बताने में मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि दैट्स अ वेरी जनरल प्रेडिक्शन। हाँ। बट इस तरह के कॉम्बिनेशन कुंडलियों में अक्सर देखने को मिलेंगे कि मिथुन राशि का गुरु या तो उसकी राहु पे दृष्टि या राहु की मिथुन राशि के गुरु के ऊपर दृष्टि, क्योंकि दोनों की पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि आपस में रहती रहती है। या युक्ति भी हो जाए तो ये तूफान मचाएंगे आपके स्टॉक मार्केट वाले पोर्टफोलियो में। और रही बात आगे की अभी, तो अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो सितंबर मिड में अचानक एक बड़ा करेक्शन, एंड जनवरी सेकंड वीक के आसपास एक फिर से बड़ा करेक्शन। रही बात डिफेंस के स्टॉक्स की, तो अभी व्यूअर्स के लिए मैं बता देना चाहता हूँ डिफेंस के स्टॉक्स अभी 10-15%, 20% अभी और करेक्ट होंगे, लेकिन इसके बाद फरवरी 2026 में जो भागना शुरू होंगे पकड़ नहीं पाएंगे आप। मैंने पहले भी कहा था आज से 4 माह पहले हाँ। कि डिफेंस के स्टॉक 10 गुना हो जाएंगे। डबल तो अभी हो ही गए हैं, अब थोड़ा सा करेक्शन होगा। मुझे आज भी याद है जो मैंने भी 2020 में डिफेंस के स्टॉक्स ऐसे लिए थे। ए नाम की कंपनी है, व्यूअर्स को पता चल गया होगा किस कंपनी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि शालिनी आप और मैं सेबी के मेंबर नहीं है तो हम शेयर्स के नाम नहीं ले सकते। मेरे को मित्र मुझे कह भी रहे थे कि नहीं ये वाला डिफेंस का स्टॉक ना लिया जाए, 7 रुपये का था, अभी इस समय 182 रुपीज़ का चल रहा है। तो जो लोग डेली कारोबार करते हैं उन्हें वो समझ आ गया होगा कि 2020 कोविड टाइम पे जो अप्रैल में 7 रुपये का था, आज वो 180-82 में वो चल रहा है। अब सोचिए कितना गुना बढ़ा वो तो आप सोचिए ना, आपका 35 गुना ऊपर चला गया है शेयर वो। मैं तो उस 35 गुना की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आज से बात कर रहा हूँ कि आज के बाद ये 9 से 10 गुना भागेंगे। आप सोचिए डिफेंस कहाँ तक जाने वाला है। मंगल की महादशा है भारत की, डिफेंस में ही सबसे ज़्यादा हमने काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने काम करना है, हमारा बैंकिंग सेक्टर बूम करेगा। बैंकिंग स्टॉक्स आप देखिए आने वाले 6 से 8 माह में डबल हो जाएंगे। शिपिंग कॉरपोरेशंस जितनी भी हैं, शिपिंग इंडस्ट्रीज, इनके स्टॉक्स आने वाले 6 से 7 वर्षों में 10 to 15 टाइम हाई हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जितनी भी हैं 15 से 20 गुना इनके स्टॉक्स भागेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भागने वाला है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 28 जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 11 2025 के बीच में थोड़ा सा करेक्ट होगा। प्रॉपर्टी में अभी करेक्शन आएगा, प्रॉपर्टी 25 से 35% अभी डूबेगी। उसके बाद नवंबर 11 के बाद धीरे धीरे फिर उठना शुरू होगी। तो शालिनी अगर आपको भी कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा रुक लीजिएगा, एज पर माई कैलकुलेशन। एंड अगर अभी भी एनालिसिस करेंगे तो मार्केट में अभी 28 जुलाई के बाद आपको ट्रेंड दिख जाएगा कि इस समय आपको दिखेगा कि डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो सप्लाई होगी उसमें लोग कोशिश करेंगे कि महंगा बेचने की, और जो डिमांड ही बहुत कम होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेट का नीचे आना तय है। पेशेंस रखी जाएगी लोगों के दोबारा, सप्लायर्स के दोबारा, कि रुका जाए 2 महीने 3 महीने, कब तक रुकेंगे। कई लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। आप देखिएगा ये आपको प्रभाव दिखेगा अक्टूबर मिड के आसपास, जब पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी वो अचानक ही 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास आ जाएगी। मतलब इतना करेक्शन दिखेगा अभी। 2 करोड़ का 1.5 करोड़ हो जाएगा। 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ के आसपास ऐसी प्रॉपर्टीज में करेक्शन अभी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार होंगे। नवंबर के बाद फिर प्रॉपर्टीज बढ़ना शुरू होंगी। 35% का करेक्शन मतलब जी हाँ, बड़ा बिल्कुल है होगा। ये। हाँ। प्रॉपर्टी में अभी बिल्कुल होगा, क्योंकि मंगल की जो स्थिति 28 जुलाई से अभी बदलेगी। मंगल अभी कन्या राशि के प्रॉपर्टी को करेक्ट करेंगे बिल्कुल। भूमिपति हैं, या तो भूमि की कीमतों को बढ़ा देते हैं या गिरा देते हैं, डिपेंड करता है किस राशि में बैठे हैं। और यहाँ पे बात आ रही है हमारे देश की कुंडली की। हमारी देश की कुंडली में भूमि को अभी भूमि के रेटों को गिराएंगे, और पूरी दुनिया में यही मंगल जॉब्स को गिराएंगे। मतलब अभी रिसेशन आएगा पूरी दुनिया में, लोग फिर भारत की तरफ रुख करना शुरू करेंगे। ये पहले मैंने 3 वर्ष पहले भी कहा था कि भारत में जो लोग हैं जो विदेशों में चले गए हैं भारत की तरफ रुख करेंगे, फिर भारत में वापस आने की कोशिश करेंगे। आप देखिए पीछे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया लोग आ भी रहे हैं।
अभी इस वर्ष भी जो बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने गए हैं, देखिएगा 2026 में जब बड़े बड़े युद्ध होंगे यही बच्चे फिर वापस आएंगे। जब यूक्रेन में भी ये हुआ था और मैंने प्रेडिक्शन दी थी उस समय भी, और कई पेरेंट्स मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें मैंने 2021 मिड में ही बता दिया था कि बहुत बड़ा युद्ध होगा यूक्रेन रशिया के बीच में, तो बच्चों को विदेश में ना भेजा जाए। एंड देखिए ट्रस्ट की बात होती है, उन्होंने मेरी बात मानी, नहीं भेजा। तो आज भी वो कहीं ना कहीं थैंक्स गिविंग करते हैं कि मेरी वजह से उन्होंने बच्चों को जिनका यूक्रेन में सिलेक्शन हो गया था फीस तक पे कर दी गई थी, फिर भी उन्होंने नहीं भेजा। बात आ जाती है स्टॉक मार्केट में, हम आ जाते हैं वापिस। हाँ। तो स्टॉक मार्केट में 2025 मार्च तक हमें बहुत ही सोच समझ के कार्य करना होगा। अगर किसी व्यक्ति को लगता है, व्यूअर्स को, कि आपने जो शेयर्स लिए थे नीचे चली गई हैं कीमतें, दोस्तों बेचिए मत, शांति रखिए। और बेटर है कि जब नीचे मार्केट करेक्ट होती है नीचे से बाइंग करना शुरू करें, एवरेज बनाएं, जहां पर भी ऊपर 15 से 20% का मुनाफा मिलता है बेचें, प्रॉफिट बुक करें शांति से 2-3 महीने के लिए, फिर घर बैठे, लेट द मार्केट कम डाउन। अब देखिए किसी को तो नुकसान होगा, किसी को तो फायदा होगा। शानली, कई लोगों को तो यही पता है ही नहीं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर्स उतने ही तो हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ। ये कुछ लोगों के बीच में ही तो घूमने हैं। तो आपका लॉस मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस तो आपका प्रॉफिट, हाँ। बीच में ही तो घूमना है। तो कई लोग शेयर्स को आज भी नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं भेड़ चाल है, पड़ोसी ने देख लिया कि पड़ोसी ने गाड़ी ले ली BMW, तो मुझे भी लेनी है महंगी कार। हाँ। अच्छा, उसने कह दिया कि भाई मैंने तो ये लिया था, ऐसे पेनी स्टॉक्स ले लिए थे, हम भी ले लेते हैं। जैसे मैं कई बार, जो हमारे पास क्लाइंट भी आते हैं मेरे पास, तो उन्हें मैं पोर्टफोलियो भी बना के देता हूँ कुंडली के हिसाब से, शेयर्स की लिस्ट भी दे देते हैं हम लोग, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि कितने सारे स्टॉक्स हैं आपके पास। एग्जैक्ट नाम के साथ आप दे देते हैं? जी हाँ, नाम के या साथ आप देते हैं। सेक्टर बताते हैं? नहीं, मैं सेक्टर्स नहीं, मैं जब कोई पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आता है, हाँ। और उस व्यक्ति को सिर्फ स्टॉक्स की ही लिस्ट चाहिए होती है कि कैसा पोर्टफोलियो बनाया जाए प्रॉफिट मार्जिन के लिए, जिसका टारगेट है कि अगले 5 या 7 वर्षों में उसका पैसा कम से कम 10 से 15 गुना हो जाए। क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है, तो ऐसे लोगों को मैं प्रॉपर एक स्टॉक लिस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही लिस्ट बनी है वो सभी लोगों के पास जाएगी, कुंडली के हिसाब से, कि उसकी कुंडली का 5th हाउस क्या कहता है, पंचम घर के हिसाब से किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, उसके नक्षत्र क्या कहते हैं, भाव भावेश पंचम घर को कौन से प्लैनेट प्रभावित कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली स्टॉक्स की लिस्ट बनाई जाती है, क्लाइंट को शेयर की जाती है, और ये पूरा ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है। नहीं, पर मुझे ये आप समझाइए कि कोई शेयर अगर बढ़ रहा है, 10 रुपए पे किसी ने खरीदा और वो 50 रुपए तक शेयर जाने वाला है, आपको ये मालूम है कि वो शेयर 50 रुपए का हो जाएगा, तो वो तो मुझे भी उतना ही फायदा देगा, मेरे बगल वाले को भी उतना ही फायदा देगा। आप 50 लोगों को अगर वो शेयर खरीदवा दें और ये कहें 10 में खरीदो 50 में बेचो, तो वो तो सबको उतना ही फायदा देने वाला है ना। उसमें कुंडली फिर कहाँ से आती है बीच में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मुझे कहीं ना कहीं मालूम था शालिनी कि आप ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं नो यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, और मैं हमेशा तारीफ करता हूँ आपके इंटेलेक्ट की। एंड यकीन ना करें, यकीन कीजिए, मुझे पता था कि यही क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से। शालिनी, शेयर मार्केट ऐसी है कि अगर मैंने आपको बता दिया ना कि आप ए नाम का शेयर ले लीजिए, आपके साथ 10 लोगों को बता दिया, और अगर 10 लोगों में से 8 लोगों का लक नहीं है उस शेयर में, तो क्या होगा अगर बाई चांस आपको मैंने बता दिया कि शालिनी ये शेयर ले लीजिए 30 रुपए का है, और मैंने बता दिया कि 300 रुपए का टारगेट है आने वाले 5 साल में, और आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आपके अनुरूप हैं, और आपको लगता है कि वो 30 रुपए का शेयर कहीं गिर के 10 रुपए चला गया, आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। आपको यकीन होगा कि नहीं, प्रशांत कपूर ने कहा है ये 300 जाएगा, लेट इट कम डाउन टू 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, आने दीजिए। क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, और मुझे आपके ग्रहों के ऊपर ट्रस्ट है कि आपके ग्रह जब इस पर्टिकुलर शेयर को लेंगे तो आप फ्लक्चुएट नहीं करेगा आपका माइंड, आप स्टेबल रहेंगे, शांत रहेंगे, पोर्टफोलियो को देखेंगे, आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, लेट इट बी, देखेंगे क्या होगा। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मुझे आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के ऊपर ट्रस्ट है, उन कॉम्बिनेशंस के ऊपर जिनके ऊपर मैंने कुछ शेयर्स आपके लिए सजेस्ट किए हैं। आप होल्ड करेंगे, वही शेयर 5 सालों में 300 रुपये पहुँच जाएगा। लेकिन जो 8 लोग हैं, और उनको भी मैं वो बता दूंगा, वो क्या करेंगे, जैसे 30 रुपये से 25 पे आएगा बेच देंगे। ऐसे अक्सर होता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम किस्सा भी बताया था मेरे मित्र का जो हिमाचल में है। मैंने बताया था कि जिनको मैंने 57 पैसे का स्टॉक बताया था, जो आज शराब कंपनी का शेयर 2225 रुपये पे चल रहा है, 2200 रुपये पे, 2000 रुपीज़ के आसपास।
और जब जी नहीं, वो 80 पैसे का था शायद, वो गिर के 20-25 पैसे आ गया था। 1 लाख शेयर लिए थे, डेफिनेटली 50,000 का नुकसान था। रोज रात को फ़ोन करके बिप बिप बिप, आप देखिए दोस्त, चाहे आप कितने भी फेमस कैसे भी व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, कोई भी मुकाम हासिल क्यों ना करें, दोस्त जब फ़ोन करेंगे तो बिप बिप की आवाज़ तो हमेशा सुनाई देगी, चाहे कोई भी मुकाम हो ज़िंदगी में। अभी भी मेरे दोस्त ऐसे ही हैं मेरे साथ, मैं भी ऐसा ही हूँ उनके साथ। तो परेशान कर दिया था मेरे मित्र ने 3 माह के लिए कि भाई क्या करूँ, ये तो तुमने पैसे डुबो दिए। तो मैंने कहा यार पेशेंस रखो, ये बढ़ेगा। तो जैसे वो 2 रुपये पे चला गया था, ही सोल्ड ऑल द शेयर्स एंड ही कॉल्ड मी, भाई मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड वो करते करते वो उसके बाद 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000 पे रुका। आप सोचिए आज वो 1 लाख शेयर रखे होते थे तो आज कितनी एसेट बन गई होती थी। हाँ, लेकिन यहाँ मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर मेरे अंदर पेशेंस है ही नहीं, तो आप मुझे कोई भी शेयर दिलाएँगे तो मैं उसके साथ फिर ये करूँगी, जैसे आपके मित्र का उदाहरण। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मैंने रिलायंस लिया और वो बढ़ा और मेरे अंदर पेशेंस नहीं था तो मैं बेच के निकल गई। लेकिन मैंने ओएनजीसी लिया, तो वहाँ पे मुझे पेशेंस आ गया। ये मतलब मैं एग्ज़ैक्ट शेयर का नाम जो आप बता के शे- पोर्टफोलियो तैयार जी करते हैं, हाँ, उस पे समझना चाह रही हूँ मैं। शेयर्स के जो नेम है आपके नक्षत्रों के हिसाब से, कि आपके स्टेबल नक्षत्र कौन से हैं, उनके हिसाब से कौन कौन से शेयर्स लिस्ट होते हैं, हुँ, उन्हीं के नाम सुझाव दिए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरी बात, शालिनी, ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास, क्योंकि जो इस तरह की हमारी सर्विसेज हैं बहुत कॉस्टली हैं, तो कई बार ऐसे लोग सर्विस बुक कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि सर्विस बुक करेंगे, पैसा लगाएंगे, बहुत कमा लेंगे। हुँ, 10 में से ऑलमोस्ट 3 या 5 लोगों को, मतलब मान के चलिए, मैं रेशो ज़्यादा है, अराउंड 60% रेशो ऐसी होती है जिन्हें इमीडिएट रिफंड कर दिया जाता है हमारे द्वारा। कुंडली आती है, फर्स्ट ड्राफ्ट में कुंडली का 2 से 3 मिनट के लिए विश्लेषण किया जाता है। 5th, 8th, 11th, सेकंड के कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। और कहीं अगर पता चलता है कि चंद्रमा बहुत या बुध का बहुत ही चंचल प्रभाव है कुंडली में, हुँ, तो मेरे द्वारा टीम को बता दिया जाता है, फाइनेंस टीम को, कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को रिफंड कर दिया जाए। कारण ये है, हमें पता है कि वो व्यक्ति हमसे सर्विस लेगा, हम उसे स्टॉक्स की लिस्ट देंगे, थोड़े से स्टॉक्स गिरेंगे, हमें कॉल करेगा, टीम को परेशान करेगा, फ़ायदा तो होगा उसको आने वाले टाइम में, लेकिन जो उसकी जो चंचलता है मरकरी और बुध के द्वारा जो स्थापित की गई है उसके अंदर, वो कभी नहीं जाएगी। वो परेशान सबको करेगा वो। और अगर उसको कोई ठहराव लाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं सुनेगा वो किसी की। वो जैसे मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होगी वो नुकसान जरूर बुक करेगा। तो ऐसे लोगों को हम ना तो कंसल्टेशन देते हैं स्टॉक मार्केट की, ना ही ऐसे लोगों को हम पोर्टफोलियो बना के देते हैं, हुँ, क्योंकि उन्होंने नुकसान बुक करना ही करना है। हुँ, तो बेटर है कि ऐसे लोगों को सर्विस ना दी जाए। हुँ, तो ठीक है। सर्विस के भी नियम है, हर व्यक्ति को सर्विस नहीं देते हैं हम लोग। हुँ। मैं अगर वापस थोड़ा अतिचारी बृहस्पति की जी हाँ, तरफ आने बिल्कुल की आते हैं। कोशिश करूँ और यहाँ ये समझना चाहूँ, क्योंकि हमने ये तो बहुत डिस्कस कर लिया कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं मेरे व्यूअर्स के लिए अगर ये समझना चाहूँ कि क्या गुरु किसी के लिए अच्छे होते हैं या किसी के लिए खराब होते हैं या उनका एक सा ही प्रभाव होता है सबके ऊपर? गुरु डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं। अगर गुरु कुंडली में मेल फिक हैं, कुंडली में मार्क हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के विचार कपटी होंगे, ज्ञान ज़्यादा होने के साथ साथ अहंकार ज़्यादा आ जाएगा, संतान पक्ष में समस्याएं आ जाएंगी, शिक्षा का जो उनका जो विस्तार होगा वो इस तरह से होगा कि जो शिक्षा के जो मेन कोर रूल्स होते हैं उन्हें नहीं सीखेंगे। वो एक होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लास में जो रट्टाफिकेशन बहुत होती है, हुँ, कि सिर्फ ये आएगा तो हम लिख देंगे, उस तरह की शिक्षा बढ़ेगी। गुरु कमज़ोर होंगे तो एजुकेशन में कमी। उन पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे अचानक एजुकेशन बीच में ब्रेकअप कर देते हैं, मान के चलिए कि देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में स्थिति बहुत खराब है, इसलिए बीच में अचानक लोग अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। गुरु खराब हैं तो शरीर में मोटापे की स्थिति, मतलब अचानक ओबेसिटी। हुँ, ऐसे लोग पानी भी पिएंगे तो उन्हें लगेगा शायद उन्होंने घी पी लिया हो, डालडा खा लिया हो। और आप सोचिए ना, पानी पीने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हुँ, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन होगा, फ्रूट्स भी खाएंगे तो भी वेट पुट ऑन होगा, क्योंकि गुरु बैठे ही ऐसी स्थिति में है। ओबेसिटी देंगे, किडनीज की परेशानी देंगे, पेट के रोग देंगे, कान के रोग देंगे, गले के रोग देंगे।
एंड थ्रोट इन्फेक्शन का बार बार, लंग्स का बार बार कमज़ोर हो जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, आपका ब्लड सेल्स का थिक हो जाना, आपका पीएच प्रोफाइल का बढ़ जाना। तो गुरु इस तरह की स्थितियां बार बार शरीर में देते रहते हैं और जातक की कफ प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा बढ़ा देते हैं। वात पित्त कफ सभी में होता है, रेशियो होती है इक्वल, लेकिन आपकी जो कफ प्रवृत्ति है वो अराउंड 44% तक चली जाएगी। मतलब आप कहीं ना कहीं लंग्स के रोगी हो जाएंगे, किडनीज आपकी वीक हो जाएंगी, लेथर्जिकनेस हो जाएगी, और ज़िंदगी में हर तरह का अभाव। जिन लोगों की शादियां नहीं होती हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी कपल्स की आपस में कभी बनती नहीं है और जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रही होती है बाहर, दे आर नॉट लॉयल फॉर देयर पार्टनर्स, डेफिनेटली उनकी कुंडली में गुरु सही तरीके से नहीं बैठे हैं, मेल फिक हैं ऐसे लोगों की कुंडली में। और क्योंकि ऐसे लोगों की कुंडली में शादियां टिकती भी नहीं। आप कई बार देखिएगा, कई लोगों ने 2 या 3 शादियां भी की हैं, लेकिन पता चल रहा है कि थर्ड मैरिज में भी वो लोग स्टेबल नहीं हैं। तो बेटर है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही आक्रामक स्थिति में बैठे हुए हैं। और जब ऐसी स्थिति बन गई है, अब देखिए जब अच्छे गुरु हैं तो इनसे अपोजिट चीज़ें होंगी। आप शिक्षा में बहुत अच्छे होंगे, आप सरकारी बड़े बड़े पदों पे होंगे, प्रशासनिक अधिकारों का बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करेंगे, अच्छे शिक्षक होंगे आप। अपोजिट में आप अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, आपको बच्चे लाइक नहीं करेंगे अगर गुरु सही स्थिति में नहीं है। संतान का पूर्ण सुख मिलेगा, संतान आपकी बात मानेगी, आप संतान को सर्वगुण संपन्न बनाएंगे। और अगर आप अगर गुरु अगर आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप नीति, आप उन्हें ज्ञान की जो सही परिभाषा है उसको भी सिखाएंगे, आध्यात्मिकता भी सिखाएंगे। देखिए क्योंकि शालिनी, इट्स नॉट अबाउट गुरु, गुरु के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। गुरु आपका ऐसा भी हो सकता है जो कॉम्बैट ऑपरेशन की तैयारी भी करवाए, आध्यात्मिकता की भी तैयारी करवाए, जो आपको योग में भी लेके जाए। हैं तो दोनों ही गुरु, एक आपको फाइटर बना रहा है फिजिक में, एक आपको योग की तैयारी करवा रहा है। और डिपेंड करता है कि आप देखते कैसे हैं गुरु को। दोनों ही गुरु, क्योंकि कनेक्शन तो गुरु के साथ है उनका। तो यही है कि गुरु को आपको देखना है कि आपको गुरु सर्वगुण संपन्न बनाता है हर एक डोमेन में, बस शर्ते कि आपका गुरु सही होना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, बल्कि मैं बताना चाहता हूँ, आप ना भी पूछें। शालिनी, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट हैं, कुंडली में अगर सही नहीं भी बैठे हैं ना, आपको ये सोचना ही नहीं है कि कर्क राशि के गुरु शुभ बैठेंगे तो ही फल देंगे या धनु और मीन के बैठेंगे तो ही फल देंगे। गुरु अगर मकर राशि के भी नीच के अगर बैठ जाते हैं आपकी कुंडली में, छठे, आठवें, 12th हाउस में भी अगर चले गए हैं, त्रिक भावों में भी, और अगर कहीं आपने देवगुरु बृहस्पति के जो गुण हैं किसी ने अगर आपको गाइड कर दिया और अगर आपने उन गुणों को अपना लिया, तो कुंडली में गुरु खराब होते हुए भी आपको वो सब फायदे दे देंगे जिंदगी में, जो जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छे भाव में बैठते हैं या अच्छी स्थिति में होते हैं। ये एक विशेषता है देवगुरु बृहस्पति की। तो उसके लिए आपको उनके आचरणों को फॉलो करना होगा। सच बोलिए, गुरुओं की सेवा कीजिए, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील होना जरूरी है, सात्विक बने, शराब, मांस, नॉन वेज, अल्कोहल, एग्स, इन चीज़ों से दूर रहना है। पेड़ लगाएं, पीपल के पेड़ों का प्लांटेशन करते चले जाएं, वर्ष में कम से कम 20-25 पेड़ लगाएं। केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं आप। देव गुरु बृहस्पति का दिन होता है गुरुवार का दिन, थर्सडे का दिन, तो गुरुवार के दिन आप केले की पेड़ की पूजा करें, उसमें जल चढ़ाएं। हल्दी का टीका लगा सकते हैं आप, ये रेमेडीज की तरह भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप प्रयोग में लाना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के लिए पीला पुखराज पहने, या तो पापराशा जो ऑरेंजिश पिंक कलर का पुखराज होता है, उसमें और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। गुरुवार का व्रत रखना शुरू करें, गुरु की वस्तुओं का दान देना शुरू करें। अगर आप एजुकेटर हैं तो लोगों को फ्री में एजुकेशन देना शुरू करें। फ्री में ये नहीं कि आपने फ्री में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल लिया और आप बर्बाद हो गए। कम से कम 80-20 की रेशो बना दें कि 20% आप फ्री एजुकेशन देंगे, 80% आप कॉमर्शलाइज करेंगे। जो बच्चे पीड़ित हैं किन्हीं रोगों से, उन बच्चों की हेल्प करना शुरू करें। अनाथ आश्रम में दान पुण्य करना शुरू करें।
और अगर आप गुरु हैं तो हर बच्चे को गुरु की नज़र से आप देखते हैं तो आपको सब में अपनी संतान नज़र आनी चाहिए। बहुत सारे गुण हैं गुरु के। लोग अगर गूगल में देखेंगे तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि देव गुरु बृहस्पति। देखिए, जब भी गुरु की बात आती है तो आप ये सोचिए कि एक गुरु होता क्या, शिक्षक क्या है। एक शिक्षक आपको किस तरह की शिक्षा देता है। एक आपने देखा होगा कि हर एक कॉलेजेस में, स्कूल में कुछ एक ऐसे गुरु होते हैं जो सबके प्रिय होते हैं। हर बच्चे की इच्छा होती है कि काश ये गुरु हमारी क्लास में भी होते, हमें भी शिक्षा देते। हाँ। क्योंकि वो कठोर भी हैं एंड द सेम द टाइम दे आर ह्यूमरस। उन्हें पता है कि बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है। कई ऐसे शिक्षक भी होते हैं जिनसे क्लास कंट्रोल नहीं होती, वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट लेने चले जाते हैं। और कई ऐसे गुरु भी आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जिन्हें सबसे बेकार वाली क्लास दे दी जाएगी, बिगड़े हुए बच्चे दे दिए जाएंगे। हाँ। एंड बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि उन बच्चों में वो सारी चीज़ों को ढूंढते हैं कि किन बच्चों में कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी कमजोरी है, कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, किन चीज़ों में वो बच्चे निपुण हैं, किस डोमेन में कमी है। तो सारी चीज़ों को पैमाना बनाकर उनके गुणों को निखारते हैं, कमजोरियों को वो रिफाइन करते हैं और जो ज़्यादा चीज़ें उनमें चली गई हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। यही तो है गुरु के गुण। ये नहीं कि आप हर चीज़ के लिए, बच्चे ने कुछ कर दी शरारत तो आप अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने शुरू कर दें। तो ये गुरु के गुण है ही नहीं। तो जब गुरु की बात आती है तो आपको हर उस तरीके से देखना है कि चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो या कॉर्पोरेट में कोई गुरु हो या कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर हो या आप मीडिया में हैं तो मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, कि किस तरह से आपको किसी प्रो पार्टी के साथ नहीं चलना है, न्यूट्रल तरीके से बात करनी है। गुरु हर तरीके से, जब गुरु का शब्द आएगा तो, लेकिन क्या हो गया ना, गुरु के शब्द की मर्यादा लोगों ने रखी ही नहीं है। शब्द को ही बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है। हाँ। तो गुरु, देवगुरु बृहस्पति, ये मैंने साक्षात एक्सपीरियंस लिया है एज ए एस्ट्रोलॉजर। कितनी ही कुंडलियां मैं देख चुका हूँ, ऐसी ऐसी कुंडलियां जिनमें कई लोगों का ये कहना था किसी कुंडली के बारे में कि बस इस व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, ये व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों की कुंडलियां देखकर मैंने नेगेटिव पार्ट कभी बताया नहीं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई कि ये अच्छी चीज़ें आप ज़िंदगी में करेंगे। शानी, कई बार क्या होता है ना, जब आप लोगों को अच्छी बातें बताते हैं तो लोग मैनिफेस्ट उस तरह से कर भी लेते हैं। बिल्कुल। जब भी मेरे पास कई लोग कुंडली विश्लेषण के लिए आते हैं, मैं कभी कोई नेगेटिव चीज़ बताता ही नहीं हूँ। कभी कुछ मुझे लगता है भी है कुछ नेगेटिव है तो उसे मैं डिप्लोमेटिकली इस तरीके से मैनेज कर लेता हूँ कि जब भी मेरे पास क्लाइंट आता है तो ना एकदम हाई एनर्जी के साथ वापस जाना चाहिए। कुछ ज़िंदगी में नहीं भी होने वाला हो तो आप उस व्यक्ति की ज़िंदगी में, उसके माइंड में कुछ इस तरह से पॉजिटिव चीज़ें इंड्यूस कर दीजिए कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस अगर ख़राब भी हैं तो उन्हें वो रिफाइन कर ले। यही तो है गाइडलाइंस। अगर आपको ये लगता है कि ग्रह खराब हैं आपके, तो अगर आप उस समय उन ग्रहों के जो अनुकूल जो चीज़ें होती हैं अगर उन्हें मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो गाइडलाइंस आपने फॉलो कर ली। ग्रह खराब होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में उन सब रंगों को भर देंगे जिनकी आपको कभी अपेक्षा भी नहीं थी। इसलिए कई बार मेरे पास भी जब कई बार कुंडलियाँ आती हैं, कई बार मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, ये सब कुछ अपोजिट चल रहा होगा। तो कई बार मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ जब इस तरह के गुरु के कॉम्बिनेशन होते हैं कि क्या आप सात्विक हैं या वेजिटेरियन हैं? तो जब लोग कहते हैं कि जी मैं हूँ और गुरु की महादशा चल रही हो, फिर 2-3 कुछ मेरी क्वेश्चन लिस्ट होती है, क्वेश्चनियर मेरे माइंड में, वो क्वेश्चन पूछता हूँ। जब व्यक्ति वो उनमें यस यस कहता है तो पता चलता है कि हाँ, फैमिली में वो कहते हैं फैमिली एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ को वो कूट-कूट कर भरा गया है। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस खराब हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कैन यू इमेजिन? अगर प्रेडिक्शन देने चले गए हम उस व्यक्ति को तो हम तो वही कहेंगे जो कुंडली दिखा रही है। लेकिन फैमिली वैल्यू सिस्टम ने तो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें डाल दी होती हैं। अब देखिए, आपको मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ। मुझे मालूम है कि आप की बहुत बड़ी डायनेस्टी है खुद। इतना बड़ा पंचांग, मुहूर्त चिंतामणि आपका फैमिली का पंचांग, और मेरे गुरुजी श्री बिपिन कपूर, उनका सबसे फेवरेट पंचांग है आपका पंचांग। अगर व्यूअर्स को नहीं भी पता है तो मैं बताना चाहूँगा, आपके पंचांग की तारीफ करना चाहूँगा। मैं हर वर्ष और मैं अभी 46 का होने वाला हूँ। ऑलमोस्ट सोचिए, बचपन से मैं ये पंचांग पढ़ता आया हूँ आपकी फैमिली का। तो आप सोचिए उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, कई सारी कोट्स आती हैं।
तो लोगों को इन चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए पंचांग के बारे में कि पंचांग में क्या चीज़ लिखी होती है। तो आप देखिए ना, जब कुंडली में, जैसे आपको मैंने बताया आपकी डायनेस्टी है, पंचांग आपके यहाँ पे लॉन्च होता है। मुझे मालूम है शालिनी, बहुत नॉलेज है आपकी। आपने ज्योतिष में जो गणित होता है उसमें बहुत काम किया है, फलित में भी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं। यह बात अलग है कि लोगों को पता नहीं है अभी आपके बारे में। जी। तो अब देखिए, कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में। अगर कुंडली में शनि सूर्य मंगल लगन में चले जाएंगे तो क्या होगा? ब्रेन का रोग निश्चित है, माइग्रेन, साइनस, ट्यूमर। और राहु कहीं एफ्लिक्शन में चले गए, राहु ने युति दे दी या केतु की दृष्टि हो गई, डेफिनेटली ब्रेन का ऑपरेशन होना है। शालिनी, ऐसे बहुत रेयर केसेस आते हैं मेरे पास जिनको मस्तिष्क में कभी सर में पीड़ा कभी हुई भी नहीं होती है, ऐसे कॉम्बिनेशन में। अब आप सोचिए, कुंडली में तो कॉम्बिनेशन बन चुके हैं कि ट्यूमर बनेगा, लेकिन मस्तिष्क में कोई दर्द नहीं, आंखों की कोई पीड़ा नहीं, कोई गले का रोग नहीं। अब ये क्या है? कहीं ना कहीं फैमिली एजुकेशन। आपने लगन को स्ट्रेंथन कर लिया, आपने नेचर के प्रति आप संवेदनशील हैं, आपने गुरु के गुणों को भी अपनाया और बाकी ग्रहों के गुणों को भी आपने अपना लिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सात्विक हैं, वेजिटेरियन डाइट पे हैं, मेरा ये मानना है कि 50% बुरे ग्रहों का असर तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब आप सात्विक होते हैं, पेड़ लगाते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास क्रॉनिक रोगों का इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिस्ट में यही होता है कि खाते हैं तो कितना खाते हैं। और अगर व्यूअर्स को ये सुनना है तो मेरी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यही होती है उन लोगों के लिए कि भाई आपको नॉन वेज अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। और ऐसे कई लोग मेरे साथ आर्गूमेंट भी करते हैं कि जी नहीं, उन्हें डॉक्टर ने कहा है कि आपको एग लेना पड़ेगा वरना आपको प्रोटीन लॉस हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता है कि हमारे देश में, हमारा, जब हम अपने देश की बात करेंगे भारत की, रात को जब दाल बनती भी है घर में तो बचती सबके घर में है थोड़ी बहुत, और फ्रिज में स्टोर हो जाती है। हाँ। हमारे घर में तो शालिनी बहुत सारा प्रोटीन की तो कितनी सारी चीज़ें आजकल लोग रोटी खाते हैं सुबह सुबह, सोयाबीन का आटा मिक्स, चने का सत्तू का आटा मिक्स, बाजरा ज्वार। आजकल लोगों ने मल्टीग्रेन आटा खाना शुरू किया है, दालें, सब्जियां, ब्रोकली। हम लोग बल्कि कई बार एक्स्ट्रा प्रोटीन बाहर से लेके ओवर प्रोटीन ले लेते हैं और इसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि हमें समझना है। गुरु के गुणों की प्रधानता की बात करें तो आई थिंक ये पॉडकास्ट तो बहुत कम पड़ जाएगा। 10-12 पॉडकास्ट चाहिए होंगे गुरु के बारे में बात करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर समझना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स को बिना मेरे पूछे ही रेमेडीज तो पता चल गई। जी हाँ। आपने बता दिया कि ये करने से जो बृहस्पति हैं वो मजबूत होंगे। जी। लेकिन मैं इसमें समझना ये चाहती हूँ कि अगर आपके बताए हुए उपाय किसी ने आज करना शुरू किया तो फिर कितना पेशेंस के साथ वो करते रहना होता है, या उसका रिजल्ट दिखाई देना कब शुरू होता है? क्या हमने आज अगर उपाय आपके बताए अनुसार कुंडली दिखा के ही अगर करना शुरू किया तो क्या हमें अगले महीने से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, या 8 महीने, 9 महीने, साल भर इंतजार करना होगा? या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए कोई रेमेडी ही नहीं होती है? ये थोड़ा आप डिस्क्राइब कीजिए। शालिनी, जब मेरे पास कोई कुंडलियाँ आती हैं विश्लेषण के लिए, मैं खुद भी विश्लेषण करता हूँ और मेरी टीम भी विश्लेषण देती है। और जब कंसल्टेशन बुक होती है हमारी वेबसाइट astrokapoor.com के थ्रू, तो क्लाइंट को पूछ लिया जाता है कि अगर वो प्रशांत कपूर से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो समय लंबा लगेगा या मेरे स्टूडेंट से तो समय कम लगता है। तो सबसे पहले हम कुंडलियों का एक ड्राफ्ट, एक विश्लेषण होता है 1 या 2 मिनट का, जब मेरे पास आता है। हमें कहीं लगता है कि कोई मार्केश की स्थिति बनी हुई है या किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसा होने वाला है कि वो अंतिम समय आ चुका है, ऐसी कुंडलियों पर हम समय नहीं देते हैं। हम रिफंड करना प्रेफर करते हैं और वो इंस्ट्रक्शन टीम को भी दे दी गई है कि फर्स्ट ड्राफ्ट में ही विश्लेषण कर लिया जाए, इमीडिएट रिफंड कर दिया जाए। और अगर हमें लगे कि कोई क्रॉनिक रोग से पीड़ित हैं, लीवर सिरोसिस के बहुत क्लाइंट आते हैं मेरे पास, लेकिन जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता तो भी हम कार्य नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक रोग हैं जिनका हम इलाज करते हैं। वेबसाइट में लिस्ट दी हुई है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज की। तो हमें जब मालूम है कि ये व्यक्ति ठीक हो सकेगा तभी उनका केस लिया जाता है। ये बता लगे कि एडवांस में बुकिंग होती है, रिफंड बाद में हो जाता है। और जब केस लिया जाता है तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को फ़ायदा होता है। और जो व्यक्ति को फ़ायदा होता है डिपेंड ऑन देयर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस। अब डेफिनेटली अगर शनि की महादशा या अंतरदशा बीच में आएगी तो डेफिनेटली प्रोलॉन्ग
करेगी चीज़ों को, डिले करेगी। मरकरी का पीरियड आ गया तो चुटकियों में 3 से 6 महीने में लोग बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और डिपेंड ऑन प्लैनेट्स। हाँ। और अगर केतु का अंतर आएगा तो डेफिनेटली वो ठीक करेगा, लेकिन आपको हिडन रोग कोई ना कोई बीच पे इंडिकेशंस देता रहेगा। चंद्रमा अगर कहीं महादशा आ गई तो इंस्टेंट 1 से 1.5 माह में भी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन होते सभी लोग ठीक हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं शालिनी जी जिनको ऊपर वाले का, कैसे कहूँ कि एक अभिशाप है या साक्षात, अगर त्रिदेव भी आ जाए ना उनको ये कहने कि हम आपके लिए कुछ कर देंगे, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें किसी पे विश्वास नहीं होता है। ये लोग जस्ट हिट एंड ट्रायल करते हैं। आपने वो कहानी सुनी भी होगी ना कि एक पति पत्नी जा रहे थे और अचानक ही शिव भगवान पार्वती का आपस में संवाद चल रहा होता है। पार्वती जी शिव से कहती है कि देखिए आपका कितना प्रिय भक्त है, हमेशा आपका नाम लेता चला जाता है, तो आप इसे कुछ धन देते क्यों नहीं हैं? तो शिव कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं पार्वती। तो जिस रास्ते में चल रहा होता है तो शिव भगवान वहाँ पे एक अपनी दिव्य दृष्टि से एक बहुत बड़ा गोल्ड का एक पैकेट गिरा देते हैं। तो वो अपनी पत्नी को रास्ते में कहता है कि डार्लिंग, तुम्हें मालूम है, मुझे ये रास्ता याद है, मैं तुम्हें आंखें बंद करके भी रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। आंखें बंद करता है, पत्नी को ले जाता है, टकराता है रास्ते में थोड़ा सा, लेकिन दरकिनार किए चलता रहता है। तो गोल्ड छूट गया ना पीछे। तो कुछ लोगों का तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे 1% केस मेरे पास भी ऐसे आते हैं। और बल्कि उन्हें मैं ये कह भी देता हूँ कि आपकी कुंडली में भी वो योग है कि आपका कोई कुछ कर नहीं सकता, आपका ऊपर वाला भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। और ये सटीक बात, मैं कड़वी बात कह भी देता हूँ, क्योंकि कुछ कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। और कौन से कॉम्बिनेशन है? अगेन गुरु वाले ही। कई लोग होता है ना कि गूगल में ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आजकल गूगल वाले लोग हैं। गूगल में पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए हैं, गूगल में पढ़ाई करके बड़े ज्योतिषी बन गए हैं। गूगल में पढ़ाई करके पत्रकार भी बन गए हैं आज की डेट में। आज आप देखिए कि आज की डेट में पॉडकास्टिंग की दुनिया में हर व्यक्ति पॉडकास्टिंग में उतर गया है। मेरे पास भी कम से कम, हमारी टीम के पास 1200-1500 के आसपास अभी टीम बता रही थी, या 1450 प्रपोजल आए हैं पॉडकास्ट के लिए। लेकिन मैं एक वर्ष में हार्डली 6 या 7 पॉडकास्ट में गया हूँ। जब आपसे बात भी हुई थी, हैप्पीली आई केम टू यू कि शालिनी जी बुला रही हैं, मतलब मैं आपको कई वर्षों से आपका न्यूज़ में भी सुना है, तो मुझे पता है कि आपकी बातों में बहुत गहराई होती है। तो शालिनी, आप सोचिए, आपकी इंडस्ट्री में हर व्यक्ति उतर आया है, उन्हें मालूम ही नहीं कि पॉडकास्ट क्या होता है। वेरी फैब्रिकेटेड कि क्वेश्चंस पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं। जैसे मुझे पता था कि शायद गुरु के बारे में पूछेंगे, तो मैंने 2-3 चीट कोड लिख लिए थे। लेकिन वो चीज़ें याद भी थी, लेकिन आभास था तो आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया। अदरवाइज कोई तैयारी नहीं थी आज आपकी। आपने पता नहीं कहाँ से पूछना शुरू किया, हम कहाँ चले गए, मैं भी आगे चला गया था, आप मुझे वापस लेके आए हैं कि नहीं, डिफेंस से पीछे वापस आ जाओ। तो यही तो है नेचुरलिटी। तो ये वो लोग हैं जो गूगल देवता हैं। गूगल देव को देखकर सब लोग गूगल देव बन गए हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको ये बताया भी था कि अब लोग चैट जीपीटी पे अपनी कुंडली डाल देते हैं, एक स्नैपशॉट लेते हैं अपनी हथेली का, और वो चैट जीपीटी पे डाल के उससे ये पूछते हैं कि हमारा भविष्य बताओ, और चैट जीपीटी बखूबी बता देता है। वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप उसमें जो भी डालेंगे उसके पास एक सेट फॉर्मेट है, उसके डेटाबेस में जो डला हुआ है कि बृहस्पति यहाँ होंगे, शनि यहाँ होंगे, मंगल यहाँ होंगे, तो उस हिसाब से ये परिणाम होगा, वो फटाफट से बता देता है। तो अब ज्योतिषी भी गूगल वाले हो गए हैं, पत्रकार भी गूगल वाले हो गए हैं। अब शालिनी, आप देखिए ना कि पत्रकारिता की दुनिया में देखिए, कई आपने ऐसे पत्रकारों को भी देखा होगा आपने अपनी लाइफ में, जिनको आपके सीनियर्स ने लिस्ट दी होगी, नंबर ऑफ लिस्ट क्वेश्चन, कि ये 10 क्वेश्चन पूछने हैं। कई बार होता है ना कि जो सामने जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पहले 3 क्वेश्चन में 8 में 9 में का भी आंसर देगा, लेकिन वो 8 में 9 में क्वेश्चन को जरूर पूछेंगे। यही तो है वो रटे रटाए लोग। रही बात ज्योतिष की, जो आपने कही आपने चैट जीटीपी में, मैं खुद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, आज भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करता हूँ। तो क्या मैं ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं कर सकता? बल्कि मैं कहूँगा कि इन सब लोगों से बेहतरीन डिज़ाइन कर सकता हूँ मैं आज की डेट में। और वो चीज़ें उजागर कर सकता हूँ चैट जीटीपी में, या एआई का ऐसा टूल बना के जो मैक्सिमम प्रेडिक्शन निकाल के देंगी। लेकिन वो एक्सपीरियंस कहाँ से डालेंगे आप? अब जैसे कई लोग आजकल ना, मेरे ही कुछ क्लाइंट्स ने मुझे शिक्षा देनी शुरू की है। वो सुन भी रहे होंगे, मुझे शायद बुरा लगेगा उनको अभी
कुछ ऐसे 20-25 लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि प्रशांत सर आप अपना एक टूल क्यों नहीं बनाते हैं, आपको तो सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपका 25 साल का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, आप अपनी नॉलेज को इसमें एआई में डाल दीजिए। शालिनी, अब किस किस को मैं समझाऊं कि जैसे हमारी फिंगरप्रिंट सबकी अलग हैं, कुंडलियाँ भी अलग हैं। आज मैं प्रेडिक्शन देने जाता हूँ किसी को, कई बार हम सच में अटक जाते हैं कि प्रेडिक्शन में ये कहा जाए या वो कहा जाए, वो भी सोचिए इतने वर्षों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद। आप सोचिए मेरे जैसे व्यक्ति भी कई बार जब टाई हो जाता है कि ये होगा या वो होगा, उसके बाद फिर रिसर्च करनी पड़ती है और कई बार आंख बंद करके आपको अपना नॉस्ट्रल भी चेक करने पड़ते हैं, प्रश्न काल लगाना पड़ता है। फिर कई बार आपको इंट्यूशंस के साथ चलना पड़ता है, क्या एआई इंट्यूशन लगा सकता है अपनी? एंड कई बार आपको देश काल पात्र के अनुसार आपको डिकोड करना पड़ता है कि व्यक्ति भारत का है, नाइजीरिया का है, यूएस का है, यूके का है, उसका कल्चर क्या है, उसकी सोच क्या होगी, तो ये बताऊंगा मैं, तो उसके ऊपर कार्य किसके ऊपर किस तरह से करेगा। क्या चैट जीटीपी और ये जो एआई टूल है करेंगे? जी नहीं। वो उनको तो पैरामीटर्स चाहिए, जो आप स्कीमा में डाटा डाल देंगे, उस टेबल से जो एंट्री मिलेगी उस हिसाब से वो चीज़ों को रिप्लिकेट करेगा, आपके सामने रिजल्ट दे देगा। दोज विल बी एक्सट्रीमली जनरलाइज कंटेंट और रिजल्ट्स। बिल्कुल। एआई कभी भी ज्योतिष को रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी भी नहीं होगा। आज आपके और मेरे बीच में बात हो रही है, ये दावे से कह रहा हूं मैं, हो सकता है 50 वर्षों के बाद भी लोग सुने और लोग ये मानेंगे कि एआई ने कभी भी ज्योतिष को रिप्लेस नहीं किया। देखिए, कुछ चीज़ें रिप्लेस नहीं हो सकती। आज भी मैं कई बार किताबें पढ़ता हूँ, कई बार आदत पड़ गई थी आज से 2-3 वर्ष पहले कि मैं टैब में घर में पढ़ाई करता था रात को, ज्योतिष की बुक्स वगैरह, या कई बार मोबाइल में या कई बार लैपटॉप में। आजकल शालिनी बंद कर दिया है मैंने, लैपटॉप टैब ये सब किताब खरीद के पढ़ता हूँ आजकल। कारण क्या होता है, टैब में आप पढ़ाई करने जाएंगे, नीचे कोई ना कोई ऐड लगेगी। मैं भी तो इंसान हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत स्टेबल हूँ। हाँ। कहीं ना वो कभी अट्रैक्टिव ऐड होती, क्लिक कर ही देते हैं। हाँ। ठीक है, बिकॉज कई बार शेयर्स की बात आ जाती है, या कई बार मूवी की, या कई बार स्पोर्ट्स गाड़ियों का मुझे शौक है, तो बार बार एआई वो इंडिकेट करता रहता है, तो कई बार क्लिक कर देता हूँ। और पता है 20 मिनट वो गाड़ी की स्टडी करने में कि बिल्कुल। अच्छा इसका अभी टॉर्क कितना है, अभी कितना एक्सेलरेशन करेगी, तो अच्छा ये ऐसी गाड़ी भी आ गई है जिसमें अच्छा गियर बॉक्स को हटा दिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ उसको छोड़कर मैं किसी और में स्टडी में चला जाता हूँ। तो इसलिए मैंने इन टूल्स को बंद किया हुआ है, हाँ। प्रॉपर किताब पढ़ता हूँ एंड आई एंजॉय। उस किताब के साथ मैं होता तो हूँ उस समय कम से कम। तो आप सोचिए एआई विनाश भी लेके आएगा ये। उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आपकी ये जो बातें हैं और ये जो नई आदत आपने किताबें पढ़ने की वापस शुरू की है, वो मेरे व्यूवर्स भी उसे अपनाएं, किताबों के महत्व को समझें। चर्चा बहुत लंबी हो गई है प्रशांत जी, yes. इसे मैं यहाँ पर ये कहते हुए रोकूंगी कि बहुत साधुवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। जिस तरह से आपने बताया कि कुंडली किसी की शेयर मार्केट के लिए आती है तब भी आप उसे रिफंड कर देते हैं, अगर उसकी कुंडली में वैसा योग नहीं होता है कमाने का शेयर मार्केट से, और आप तब भी रिफंड आपकी टीम कर देती है जब कोई अपनी सेहत के लिए आपके पास आता है और आपको दिखाई दे रहा होता है कि इसमें मारक योग है। मेरे व्यूवर्स भी ये मानेंगे कि आज के वक्त में ऐसे ज्योतिष और उनकी टीम बहुत कम मिलती है जो अपने मुनाफे पर नहीं, आपके मुनाफे के ऊपर ध्यान दें। और मार्केट में शायद ही आपको ऐसा कोई ज्योतिषी मिलेगा जो ये दावे से ना कहे कि मैं जो बता रहा हूँ उसका तो परिणाम मिलना ही है, कुंडली चाहे जैसी भी हो मैं ठीक कर दूंगा। तो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो ज्यादातर ज्योतिषियों का मैंने आज के समय में स्वभाव देखा है, उससे इतर आप और आपकी पूरी टीम है। बहुत साधुवाद आप लोगों को। और यूं ही ज्योतिष को तो मैं भलाई का और उपकार का, परोपकार का एक माध्यम मानती हूँ, तो आपकी पूरी टीम ऐसे ही लोगों की उन्नति का कारण बनती रहे, ये शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू शालिनी जी, बहुत सारी बेस्ट विशेष दी हैं आपने हमारे टीम के लिए। एंड ऐसे ही आपसे दोबारा मिलते रहेंगे। एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद प्रशांत।